सारे फ्रेशमैन उस विशाल गॉडेस स्टैच्यू के सामने लाइन में खड़े थे, इस इंतजार में कि कब एस्टर फायर, वाटर, अर्थ या विंड एस्टर उनकी पुकार का जवाब दे। इंस्ट्रक्टर उन्हें वो लेजेंड सुनाते हैं कि कैसे गाया ने कमजोर इंसानों को इन 4 एलिमेंट्स का आशीर्वाद दिया था और पूरा हॉल उम्मीदों से भर जाता है। एक एक करके स्टूडेंट्स अपना मैजिक अवेकन करने लगते हैं। नील तो सबको हैरान कर देता है जब वो एक साथ 2 एलिमेंट्स खींच लेता है और सारे नोबल्स चीयर करने लगते हैं। फिर सबकी नजरें हमारे एमसी लुइस पर टिक जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। लुइस को महसूस होता है जैसे उसके दिमाग को कोई निचोड़ रहा है, मानो कोई अनदेखी चेन उसकी विल को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। वो चिल्लाता है, खुद को आजाद करता है और अचानक 4 रंग उसकी तरफ लपकते हैं, पर हर बार जब वो हाथ बदलाता वो लाइट्स फिसल जाती। इंस्ट्रक्टर बस मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि लुइस के टाइल के नीचे दबा कन्फाइनमेंट सर्कल और मैजिक फॉरबिडन ऑर्ब उसे खामोशी से कुचल देगा, लेकिन कारा को उस ट्रैप का एहसास हो जाता है। लुइस उस टाइल को तोड़ देता है जिससे वो ऑर्ब सबके सामने आ जाता है और एक 4 कलर वॉर्टेक्स का धमाका होता है। यहाँ तक कि प्रिंसिपल को भी दखल देना पड़ता है, क्योंकि लुइस के अंदर जो जाग रहा था वो नॉर्मल नहीं था। और जब पावर आखिरकार फटी तो आइस और विंड का ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे मंदिर को एक फ्रोजन नाइटमेयर में बदल दिया। पर ये सब शुरू कैसे हुआ? एक सुबह कैंड्रिया आर्चनिस्ट एकेडमी के गेट पर एप्लीकेंट्स की भारी भीड़ जमा होती है, पर लुइस इस भीड़ को देखकर हैरान नहीं था, क्योंकि उसे एम्पायर के टॉप आर्चनिस्ट ट्रेनिंग स्कूल्स में से एक से यही उम्मीद थी। तभी उसे अपना नाम पुकारते हुए किसी की चीख सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर कर देखता है कि उसके पेरेंट्स थकान से हाँप रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं कि कैसे उसने उन्हें रास्ते में पीछे छोड़ दिया। चिंता में उसकी माँ लासियल्ला उससे पूछती है कि क्या वो अपना आईडी लाया है और उसे वार्न करती है कि कोई उसका हेयर कलर नोटिस न कर ले, लेकिन लेविस उन्हें भरोसा दिलाता है कि उसके पास उसका आईडी और हेयर डाई दोनों तैयार है। कहानी का यह हिस्सा बहुत ही इमोशनल और पावरफुल है। लुइस का पिछला जन्म वाकई दर्दनाक था, लेकिन अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए पूरा आसमान है। यहाँ आपकी कहानी का अनुवाद इंग्लिश वर्ड्स के साथ दिया गया है। हालांकि लसियला अभी भी बहुत एंग्शियस थी। उसने सुझाव दिया कि लुइस को इस एग्जाम में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसने सुना था कि इन परीक्षाओं के दौरान कुछ एग्जामिनर्स की मौत भी हो जाती है। उसे डर था कि कोई लुइस के हेयर कलर की वजह से उसे टारगेट कर सकता है। तभी उसके पिता जूलियन शांति से उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि लुइस की समस्या का एकमात्र समाधान मैजिक ही है। उन्होंने समझाया कि पूरे नॉर्दर्न एम्पायर में कैंड्रिया आर्चनिस्ट एकेडमी ही एक ऐसा संस्थान है जहां कॉमनर्स भी परीक्षा दे सकते हैं। ये एकेडमी कैंड्रिया रॉयल फैमिली द्वारा स्थापित की गई थी और ये उन 10 ग्रेट एकेडमीज में से एक है जहां साम्राज्य के सबसे ताकतवर ग्रैंड मास्टर्स बतौर टीचर पढ़ाते हैं। पिछले 10 सालों में यहाँ के कई ग्रेजुएट्स गार्डियंस बने हैं, भले ही उनका बैकग्राउंड नोबल न रहा हो। जूलियन के अनुसार लुइस के लिए जादू सीखने का ये सबसे परफेक्ट एनवायरनमेंट था। लुइस ने अपने पिता की बात का समर्थन किया और अपनी माँ की आंखों में एक जुनून के साथ कहा कि उसे ग्रैंड मास्टर बनना ही होगा, ताकि वो चर्च से उस ऑर्फनेज का मालिकाना हक हासिल कर सके। ये सुनकर लासियला दंग रह गई, लेकिन वो अचानक रोने लगी और खुद को एक बुरी माँ कहने लगी, क्योंकि उसकी वजह से लुइस को इतनी कम उम्र में फैसिलिटी की चिंता करनी पड़ रही थी। जूलियन ने उसे शांत कराया और याद दिलाया कि इतने सारे बच्चों की देखभाल करना ही अपने आप में बहुत बड़ा काम है। लुइस ने भी भावुक होकर कहा कि वो आज सिर्फ अपनी माँ की वजह से ही जिंदा है। अपने पिछले जन्म में लुइस दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बनने का सपना देखता था, लेकिन उसे गंभीर आस्थमा था जिसकी वजह से वो बिना रेस्पिरेटर के सांस भी नहीं ले सकता था। उसके माता पिता उससे नफरत करने लगे थे क्योंकि उसके इलाज में बहुत पैसा खर्च हो रहा था। फिर भी उसने मार्शल आर्ट्स के प्रति अपना जुनून नहीं खोया और एक ऐसा स्कॉलर बना जिसने मार्शल आर्ट्स थियरी पर रिसर्च की। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक दूसरे स्कॉलर ने उसका थीसिस चुरा लिया और लुइस पर ही चोरी का आरोप लगा दिया। उसके माता पिता ने भी उसे छोड़ दिया और उसका रेस्पिरेटर निकाल दिया। मरते समय लुइस ने दुआ मांगी कि अगले जन्म में उसे एक हेल्दी बॉडी और प्यार करने वाला परिवार मिले। साल 90 में उसका पुनर्जन्म मॉन्टियाज शहर में हुआ। लासियला ने उसे अपनाया, भले ही उसके बाल और आंखों का रंग अजीब था। उसने उसका नाम लुइस रखा और उसे वो परिवार मिला जिसकी उसने कामना की थी। वापस वर्तमान में एक अभिमानी एग्जामिनर ने लासियला को कॉमनर कहकर जोर से धक्का दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गई। लुइस और जूलियन सदमे में थे। उस बुल्ली ने लुइस का मजाक उड़ाते हुए कहा कि एक मामूली इंसान होकर वो ग्रैंड मास्टर बनने के हसीन सपने देख रहा है। लुइस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन जूलियन ने उसे रोक लिया। लासियला ने उसे याद दिलाया कि उसने स्कूल में कोई भी ट्रबल न खीरी करने का वादा किया था। तभी लॉर्ड केन की एंट्री हुई, जो औरांका फैमिली का वारिस था। उसकी चार्मिंग अपीयरेंस देखकर सब दंग रह गए। लुइस ने केन और उन गुंडों को देखते हुए खुद से वादा किया कि वो इन नोबल्स को उनकी औकात दिखा देगा। जब उसने चिल्लाकर कहा कि वो ग्रैंड मास्टर बनेगा, तो केन ने भी उसे मुदर के लुइस परीक्षा हॉल पहुंचा और हैरान रह गया कि वहां लगभग 20,000 एप्लीकेंट्स थे, जबकि हर साल सिर्फ
20 से 30 लोग ही पास होते हैं। एकेडमी के प्रिंसिपल एरोनियन ने परीक्षा की शुरुआत का ऐलान किया। लुइस को याद आता है कि इस दुनिया में मार्शल आर्कनेस को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे ऊपर सेंट, फिर सेज, उसके बाद ग्रैंड मास्टर, मास्टर, फाइटर और सबसे नीचे अप्रेंटिस। चूंकि ग्रैंड मास्टर ऊपर से तीसरे नंबर पर आता है, इसलिए ये दुनिया का एक बहुत ही प्रिविलेज्ड क्लास माना जाता है। प्रिंसिपल एरोनियन सभी एग्जामिनर्स को बताते हैं कि पहला टेस्ट सीढ़ियां चढ़ना है, जहां उनके सीनियर्स पहरा दे रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कुल 1000 एग्जाम पासेस हैं और जिनके पास ये पास होगा वही अगले टेस्ट में जा पाएंगे। जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, कुछ छात्रों को लगा कि ये बहुत आसान है और वे आगे बढ़े, लेकिन एक सीनियर ने अपनी भयानक ओमिनस ऑरा छोड़ते हुए उनका नरक में स्वागत किया। उसने एक ऐसा मैजिकल फोर्स फील्ड बनाया जिससे सब बेहोश हो गए और उन्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। वो सीनियर कोई और नहीं बल्कि पिछले साल का टॉपर और फाइनेंस मिनिस्टर का बेटा लॉर्ड शीथ था। तभी लुइस आगे बढ़ता है कि शीथ सिर्फ अपनी ऑरा से उन्हें डरा रहा है। जब लुइस शीथ के सामने खड़ा होता है तो शीथ एक कॉमनर को देखकर चीट जाता है और एक बड़ी ऑरा वेव छोड़ता है। बाकी छात्र खून की उल्टियां करने लगते हैं, पर लुइस अपनी ट्रेनिंग के दम पर अनफेस्ड खड़ा रहता है। जब शीथ उस पर मैजिक ब्लास्ट करता है तो लुइस उसे चकमा देकर एक फेक पंच से शीथ को डरा देता है। सब हैरान रह जाते हैं कि उसने बिना जादू के ये कैसे किया। जब लुइस अपना पास कलेक्ट करता है तो शीथ उसे मारने की कोशिश करता है, पर लुइस अपने हार्डन फिस्ट से उसे रोक देता है। तभी प्रिंसिपल एरोनियन बीच में आते हैं और लुइस को बधाई देते हैं, लेकिन साथ ही उसके हेयर कलर और आंखों पर शक भी जताते हैं। लुइस अपनी आंखों को ग्रे करके उन्हें चकमा देने की कोशिश करता है, पर प्रिंसिपल समझ जाते हैं। वे लुइस को एक स्पेशल पोशन देने का वादा करते हैं जो उसकी असली पहचान छिपा सके। दूसरे ट्रेनिंग ग्राउंड में सिर्फ नोबल्स बचे थे। शीथ अपने साथियों के साथ लुइस को धमकाने आता है कि इस बार प्रिंसिपल उसे नहीं बचा पाएंगे। शीथ के दोस्त लुइस का मजाक उड़ाते हैं तो लुइस उन्हें कंप्लीट इडियट्स कहकर चीढ़ाता है। गुस्से में पागल होकर शीथ जब पंच मारने की कोशिश करता है तो लुइस एक 2 फिंगर मार्शल आर्ट्स टेक्निक का इस्तेमाल करता है। लुइस बताता है कि इस मूव का नाम मेरिडियन सेवरेंस है। इसके बाद वह स्पाइरल पॉइंट स्ट्राइक नाम की टेक्निक से शीथ को दूर फेंक देता है। शीथ जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। उसे अपना हाथ महसूस नहीं हो रहा था। वह लुइस पर जहर इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाता है, पर लुइस साफ कहता है कि ये सिर्फ मार्शल आर्ट्स है। लुइस उसे एक और हिट मारने ही वाला होता है कि तभी केन उसे रोक देता है और याद दिलाता है कि वे डिस्क्वालीफाई हो सकता है। जब शीथ के गुंडे केन पर चिल्लाते हैं तो केन अपना असली रुतबा दिखाता है, जिससे वे डर के मारे कांपने लगते हैं। शीथ वहां से जाते हुए बड़बड़ाता है कि कॉमनर्स और नोबल्स दोनों ही कचरा है। जैसे ही वे नाकाम गुंडे वहां से जाते हैं, लुइस उन्हें उस दीवार से देखता है जिस पर वह आराम कर रहा था और इस नतीजे पर पहुंचता है कि सभी रईस एक जैसे ही होते हैं। वे सब अपनी हैसियत का इस्तेमाल करके मनमानी करते हैं। केन उसके पास आता है और उसकी हिम्मत और बहादुरी की तारीफ करता है और फिर उसके साथ मिलकर एक टीम बनाने का प्रस्ताव देता है। हालांकि कुछ लड़कियां केन के साथ टीम बनाने की पेशकश करके उनकी बातचीत में दखल देती है। जल्द ही और भी कई परीक्षार्थी उसे घेर लेते हैं और सभी उसके टीममेट बनने की गुजारिश करने लगते हैं। वहां खड़े परीक्षार्थियों में से एक अपने दोस्त से पूछता है कि लॉर्ड केन को इतनी ज्यादा तवज्जो क्यों मिल रही है, जबकि वो अभी इतना छोटा है। उसका दोस्त उसे बताता है कि केन सेज ओरंका परिवार का युवा स्वामी है। इसका मतलब यह है कि जो कोई भी उसके साथ टीम बनाता है उसका पास होना तय है। लुइस की दिलचस्पी बढ़ने लगती है, लेकिन तभी अचानक प्रिंसिपल एक शानदार अंदाज में वहां प्रकट होते हैं और छात्रों को विल टेस्ट पास करने पर बधाई देते हैं। फिर वे बताते हैं कि अगली परीक्षा पावर टेस्ट है। वे अपनी उंगली चटकाते हैं जिससे सभी परीक्षार्थियों के शरीर पर एक चमकता हुआ निशान उभर आता है। ज्यादातर परीक्षार्थी उस निशान के बारे में कुछ भी न जानने की बात कहते हैं, लेकिन केन उसे अर्थ एट्रीब्यूट का निशान पहचान लेता है। ठीक उसी पल सभी परीक्षार्थी जमीन की ओर खींचने लगते हैं क्योंकि अचानक उनके शरीर का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। एरोनियन उस पूरे इलाके के चारों ओर एक विशाल मैजिक सर्कल बनाता है और घोषणा करता है कि दूसरी परीक्षा में परीक्षार्थियों को अर्थ मैजिक के प्रभाव में रहते हुए ही मंच पर लड़ना होगा। जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल से जूझते हुए कुछ परीक्षार्थी शिकायत करते हैं कि वे इस हालत में लड़ नहीं सकते, लेकिन उनमें से एक ये बात सामने लाता है कि कोई एक व्यक्ति तो ऐसे चल रहा है जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो कि इनको भी जमीन पर किसी के भारी कदमों के निशान दिखाई देते हैं। इस बीच लुइस, जिसके बारे में वे लोग बात कर रहे थे और जो गुरुत्वाकर्षण को धता बता रहा था, आसानी से मंच पर चढ़ जाता है, जिससे वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। एरोनियन उसे एक बार फिर सबसे पहले पहुंचने पर बधाई देता है। लुइस मुस्कुराते हुए उन अर्थ मैजिक स्ट्रिंग्स को देखता है जो उसे जमीन पर रोक पाने में नाकाम रही थी। केन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता क्योंकि उसने खुद 3 साल तक मास्टर स्तर की ट्रेनिंग ली थी, फिर भी वह बड़ी मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा था। जब बाकी परीक्षार्थी संघर्ष कर रहे होते हैं, तब एरोनियन घोषणा करता है कि जो लोग इस वक्त खड़े हैं केवल वही अगली परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं।
फिर वह जादू का इस्तेमाल करके कई तरह के हथियार प्रकट करता है ताकि योग्य परीक्षार्थी उनमें से अपनी पसंद का हथियार चुन सके। लुइस तुरंत उनमें से एक तलवार उठा लेता है और उसे आजमाने के लिए हवा में लहराता है। जब दूसरे उम्मीदवार अपने हथियार संभालने में जूझ रहे होते हैं तो अरोनियन उन्हें बताता है कि जो कोई भी स्टेज से बाहर कदम रखेगा उसे उसी समय अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जब परीक्षा शुरू होती है तो वे दूसरे परीक्षा अधिकारियों को बाउंड स्लाइम्स नाम की चीज छोड़ने का आदेश देता है और फिर गायब हो जाता है। उसके जाने के बाद परीक्षार्थी आपस में सवाल जवाब करने लगते हैं कि ये बाउंड स्लाइम्स आखिर है क्या। लेकिन लुई को ऊपर से कुछ गिरता हुआ दिखाई देता है। जब स्लाइम्स नीचे गिरते हैं तो पता चलता है कि स्लाइम के हमले को रोकने पर 1 पॉइंट, चकमा देने पर 2 पॉइंट और उसे हराने पर 5 पॉइंट मिलेंगे। अरोनियन ये भी बताता है कि उनकी रैंक इस परीक्षा में हासिल किए गए पॉइंट्स के आधार पर तय होगी और सिर्फ टॉप 100 उम्मीदवार ही तीसरी परीक्षा में आगे बढ़ पाएंगे। कुछ परीक्षार्थियों को लगता है कि स्लाइम्स को हराना आसान है क्योंकि वे कमजोर लेवल के मॉन्स्टर हैं और दिखने में भी बेवकूफ लगते हैं। लेकिन जब उनमें से एक स्लाइम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो स्लाइम अचानक तेजी से उसकी तरफ लपकता है और उसके चेहरे को बुरी तरह घायल कर देता है। फिर वह दूसरे परीक्षार्थी पर हमला करता है और उम्मीदवारों के एक ग्रुप की तरफ तेजी से बढ़ता है, जबकि बाकी लोग हैरानी से ये सब देखते रह जाते हैं। जल्द ही पूरा युद्ध का मैदान स्लाइम्स के लिए खेल का मैदान बन जाता है क्योंकि वे परीक्षार्थियों को चारों तरफ से घेर कर उन्हें परेशान करने लगते हैं। हालांकि कई उम्मीदवार आसानी से बाहर हो जाते हैं, फिर भी कुछ लोग स्लाइम के हमलों से बचने और उन्हें रोकने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए परीक्षा सुपरवाइजर उन्हें पॉइंट्स देते हैं। सुपरवाइजरों में से एक ये बात उठाता है कि इस साल की परीक्षा में ऋषि परिवारों, इनका और डरहम घराने के युवा स्वामी भी शामिल है। उसका इशारा केन और एक लाल बालों वाली योद्धा लड़की की तरफ होता है और उसे लगता है कि इस बार एक नया रिकॉर्ड बनेगा। एक और परीक्षक ये बात जोड़ता है कि प्रतिभागियों में कुछ बेहतरीन आम लोग भी शामिल है और वो अरोनियन से पूछता है कि जिस व्यक्ति की उसने पहले मदद की थी क्या वो कोई आम आदमी है। अरोनियन को उम्मीद थी कि लुइस परीक्षा में उन्हें कुछ दिलचस्प करके दिखाएगा, लेकिन सुपरवाइजर ये बात बताता है कि लुइस ने अभी तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। जब लुइस युद्ध के मैदान में खड़ा होता है तो एक संघर्षरत परीक्षार्थी उससे पूछता है कि वह आखिर कर क्या रहा है। जवाब में एक घमंडी रईस उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह स्लाइम्स का सामना इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि वह एक बेचारा आम आदमी है। चूंकि लुइस अभी भी अपनी जगह से हिला नहीं है, इसलिए वह रईस अंदाजा लगाता है कि वह जल्द ही परीक्षा से बाहर हो जाएगा। ठीक उसी समय एक स्लाइम तेजी से लुइस की तरफ लपकता है और इतनी रफ्तार पकड़ लेता है कि वे लुइस की खोपड़ी के ठीक पीछे बेहद करीब पहुंच जाता है। इससे पहले कि स्लाइम अपना असर दिखा पाता, लुई आसानी से बच निकला। एक और उम्मीदवार भी स्लाइम से बचने में कामयाब रहा, जिसके बाद स्लाइम ने उस बदनसीब रईस को पूरी तरह खत्म कर दिया जो थोड़ी देर पहले लुई का मजाक उड़ा रहा था। जब उसका दोस्त जमीन पर हारा हुआ पड़ा था तो सुनहरे बालों वाला वो परीक्षार्थी सदमे से जम सा गया था क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि लुई इतनी तेज रफ्तार वाले स्लाइम के हमले से बच नहीं पाएगा। क्योंकि वह अपने मुख्य निशाने पर नहीं लग पाया, इसलिए वह स्लाइम गुस्से में बेकाबू हो गया और कई दूसरे प्रतियोगियों को बाहर कर दिया। और जब लुई ने अपनी बाईं ओर देखा तो उसने पाया कि वो 2 और बहुत तेज स्लाइम के साथ मिलकर फिर से उसी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सुनहरे बालों वाला परीक्षार्थी मुस्कुराया क्योंकि उसे लगा कि लुई के लिए इस हमले से बचना नामुमकिन है, लेकिन लुई शांत रहा और अपने जवाबी हमले की तैयारी में उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ समय पहले लुई बर्फीले पहाड़ों में साहसी लोगों के एक समूह के साथ ट्रेनिंग कर रहा था और उसने उनसे कहा कि वे उस पर ढेर सारे पत्थर फेंके। हालांकि वे साहसी लोग उलझन में पड़ गए और उन्होंने लुई को चेतावनी दी कि अगर पत्थर उसे लग गए तो ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है। लुई ने कहा कि कोई बात नहीं और उन्हें बताया कि वो कुछ चीज आजमाना चाहता है। अपनी जगह लेने के बाद उन्होंने लुई से कहा कि वो पत्थरों से बचने की पूरी कोशिश करे, लेकिन जब उन्होंने उस पर पत्थर फेंके तो लुई ने बचने की जरा भी कोशिश नहीं की, बल्कि आने वाले पत्थरों को एकटक घूरता रहा। अपने पिछले जीवन में उसने दिमाग के पैराइटल हिस्से से सेरिबेलम तक जानकारी को बहुत तेजी से पहुंचाने की ट्रेनिंग ली थी। उसे लगा कि अगर वो तुरंत प्रतिक्रिया देना सीख गया तो वह किसी भी हमले का सामना कर पाएगा। जैसे जैसे पत्थर उसके करीब आते गए उसका शरीर एक खास रोशनी से चमकने लगा और वह अपने दिमाग में बहुत तेजी से हिसाब किताब लगाने लगा। अपनी फुर्तीली चालों का इस्तेमाल करके वे पत्थरों से बच निकला और साहसी लोग ये नजारा देखकर इतने हैरान रह गए कि वे उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे। वे दौड़कर उसके पास आए और उससे इस तकनीक का नया नाम बताया, वाइड कॉम्बैट कैलकुलेशन। जब उनमें से एक साहसी ने उससे पूछा कि इसका क्या मतलब है तो उसने समझाया कि यह एक ऐसी तकनीक है जो किसी भी लड़ाई के नतीजे का पहले से ही अंदाजा लगा लेती है। अब जब वो स्लाइम बहुत तेजी से लुई के करीब आ रहे थे तो वो सीधे उनकी ओर घूर रहा था। जैसे ही वह उनके आने वाले हमले का हिसाब लगा रहा था, कई मुश्किल फॉर्मूले उसके दिमाग में घूमने लगे। 4 स्लाइम अलग अलग दिशाओं से उस पर हमला करते हैं, लेकिन लुई शांत रहता है क्योंकि उसके हिसाब किताब से उसे पता चल गया था कि ये स्लाइम चाहे कितने भी तेज और ताकतवर क्यों न हो,
हमेशा सीधी रेखा में ही हमला कर सकते हैं। फिर वह उनके वापस उछलने की गति और कोण का हिसाब लगाता है ताकि वह उनके हमले के रास्ते का अंदाजा लगा सके और कुछ शानदार चालें चलकर उन चारों स्लाइम से सफलतापूर्वक बच सके। अब जब स्लाइम से बचते हुए उसे 8 पॉइंट्स मिल गए हैं तो वह ऑफेंस मोड में आ जाता है और स्वॉर्ड स्लैश नाम का एक मार्शल आर्ट मूव चलाता है जिससे चारों स्लाइम्स एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। केन हैरानी से देखता रह जाता है और सुपरवाइजर तो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि उसकी परसेप्शन एक हाई ग्रेड फाइटर के बराबर है। केन मुस्कुराता है जब उसे पता चलता है कि लुई स्पेशल कॉम्बैट टेक्निक्स का जानकार है और वह तय कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह लुई के साथ टीम बनाएगा। तभी लुई देखता है कि एक और स्लाइम अपने मरे हुए भाइयों का बदला लेने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए वह अपनी पोजीशन लेते हुए ऐलान करता है कि उस बैग में उसके लिए 5 और पॉइंट्स हैं। हालांकि केन स्वॉर्ड पियर्स नाम का एक तलवारबाजी का मूव इस्तेमाल करके उस स्लाइम को गोद देता है और इससे लुई चिढ़ जाता है क्योंकि वो केन पर उसका शिकार चुराने का इल्जाम लगाता है। केन मजाकिया अंदाज में मान लेता है कि उसने ऐसा किया है और अपनी तलवार पर कबाब की तरह अटके हुए स्लाइम को दिखाते हुए लुई से कहता है कि उसने जो चुराया है वह लुई का नहीं था। फिर वह हवा में अपनी तलवार चलाता है जिससे स्लाइम 2 टुकड़ों में बट जाता है और जब उसके बचे हुए टुकड़े उस जगह गिरते हैं जहां दूसरे परीक्षार्थी जमा है तो वह लुई से कहता है कि उसने वह उनसे चुराया है। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वह लुई से अपना परिचय देता है और उससे कहता है कि वे दूसरों से पॉइंट्स चुराने में उसका साथ दे। लुई उसकी तरफ बेपरवाही से देखता है इसलिए केन समझाता है कि वो बस ऊंची रैंक पाना चाहता है और उन दोनों के बीच एक मुकाबला रखने का प्रस्ताव देता है ताकि पता चल सके कि कौन ज्यादा पॉइंट्स हासिल कर पाता है। जब वह लुई से अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए कहता है तो लुई मुस्कुराता है और अपनी काबिलियत पर इतना भरोसा रखने के लिए केन की तारीफ करता है और आखिरकार उसकी बात मान लेता है। अपनी तलवार उठाने के बाद वो केन के पीछे खड़ा हो जाता है और उससे वादा करता है कि वो उसे अपनी पूरी ताकत दिखाएगा, लेकिन साथ ही ये शर्त भी रखता है कि उनके मुकाबले में जो हारेगा उसे जीतने वाले की हर बात माननी पड़ेगी। अपनी पोजीशन लेते हुए केन मुस्कुराता है और शर्त मान लेता है और लुई से कहता है कि वो पहला ऐसा इंसान है जिसने उससे कोई मांग की है। जैसे ही स्लाइम्स उन्हें घेरना शुरू करते हैं शीत के गुर्गे दूर से उन्हें देखते हैं और उन्हें एहसास होता है कि युद्ध के उस मैदान में मची इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर वे अपने मालिक के आदेशों को पूरा कर सकते हैं। जब एक स्लाइम तेजी से उनके पास से गुजरता है तो वे दोनों अपने अपने धनुष निकालते हैं और केन और लुई पर तीर चलाते हैं। जब वह स्लाइम उनके करीब पहुंचता है तो लुई उसे देख लेता है और तलवार चलाकर उसे 2 टुकड़ों में काट देता है, लेकिन अचानक 3 तीर उससे बस कुछ मिलीमीटर की दूरी पर आकर रुक जाते हैं। टकराव से जोरदार आवाज होती है जिससे केन सतर्क हो जाता है। बदमाश खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने अपना निशाना साध लिया है। हालांकि लुइस के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आती है और जब धुआं छटता है तो वे देखते हैं कि उस युद्ध प्रतिभा ने तीनों तीरों को अपने एक ही हाथ से पकड़ लिया है। उसे घूरते हुए वे सदमे और डर से भर जाते हैं और हैरान होते हैं कि उसने उनके अचानक किए गए हमले पर इतनी आसानी से प्रतिक्रिया कैसे दे दी, मानो वो कोई बड़ी बात ही ना हो। जैसे ही लुइस तीरों को जमीन में गाड़ता है केन उसकी तरफ देखता है और शीत के साथियों को गंदी चालें चलने के लिए कमीना कहता है, लेकिन लुइस कहता है कि ये कुछ भी नहीं है। ये सुनकर दुष्ट रईस चिढ़ जाते हैं और अपने धनुष निकाल लेते हैं, ये ऐलान करते हुए कि केन उनका अगला निशाना है। उनमें से एक डबल एरो नाम का एक खास जादुई तीर वाला हमला शुरू करता है और अपने साथियों के तीरों के साथ साथ इस जादुई काले तीर को भी केन पर चला देता है। केन अपनी तलवारबाजी की कला का इस्तेमाल करके आम तीरों को आसानी से रोक देता है जिससे वो एक बहुत ही मुश्किल हालात में फंस जाता है। जैसे ही तीर उसे छूता है हवा में खून के छींटे उड़ते हैं। हैरानी की बात यह है कि केन को वो बैंगनी तीर दिखाई नहीं देता जो उन तीरों के बीच छिपा हुआ था जिन्हें उसने रोका था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि लुइस ने सही समय पर उस तीर को पकड़ लिया, लेकिन ऐसा करने में उसे खुद चोट लग गई। केन, जिसकी जान उसने अभी अभी बचाई थी, उसके हाथ से बहता हुआ खून देखता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। हालांकि खून बहने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तीर को तोड़ देता है और दुश्मन के अगले हमले के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। इसी बीच दर्शकों में से एक व्यक्ति प्रिंसिपल का ध्यान उस खतरनाक हमले की ओर खींचता है जो उसने अभी अभी देखा था और हमलावर को प्रतियोगिता से बाहर करने का सुझाव देता है। हालांकि प्रिंसिपल जोर देकर कहते हैं कि प्रतियोगिता जारी रहनी चाहिए क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है कि ये कमजोर लोग वैसे भी हार जाएंगे। वह उनकी सजा परीक्षा खत्म होने तक के लिए टाल देते हैं, लेकिन तुरंत ही हीलिंग तैयार रखने का आदेश देते हैं। वापस अखाड़े में लुइस अपने दुश्मनों का काम तमाम करने के लिए तैयार हो जाता है और एक बेसबॉल पिचर की तरह पोज बनाता है। चमकती आंखों और जबरदस्त ताकत के साथ वो एक स्लाइम को रईसों की तरफ जोर से फेंकता है और वह स्लाइम पूरी रफ्तार से उनमें से एक को जा लगता है। स्लाइम की टक्कर इतनी जोरदार होती है कि वे रईस अखाड़े से बाहर जा गिरता है और उसे तुरंत ही प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। बाकी बचे रईस ये सब देखकर घबरा जाते हैं। ठीक उसी समय लुइस
जिसका उन्हें बिना किसी सजा के जाने देने का कोई इरादा नहीं था, हवा में उछलता है और घबराए हुए रईसों पर एक और स्लाइम फेंक देता है। वह स्लाइम उनमें से एक के चेहरे पर जोर से लगता है, जिससे उसके दांत टूट जाते हैं। आखिर में बचा हुआ रईस इतना ज्यादा डर जाता है कि उसे अपने पीछे खड़ा लुइस दिखाई ही नहीं देता। हालांकि लुइस उसे अचानक डरा देता है, जिससे वो लड़खड़ा कर पीछे की ओर गिरता है। उसके शरीर का संतुलन बिगड़ने का फायदा उठाकर केन उस बेवकूफ को टांग अड़ाकर गिरा देता है। रईसों को हराने के बाद केन ने लुई का पहले बचाने के लिए शुक्रिया अदा किया और उसके हाथ के बारे में पूछा। शुक्र है कि वह ठीक था और उन दोनों ने हाथ मिलाकर अपनी नई दोस्ती को पक्का कर लिया। लुई ने केन को एक काबिल रईस होने पर छेड़ा, लेकिन केन ने अपने बैकग्राउंड का बचाव किया और ओरांका परिवार से होने पर गर्व जताया। जाहिर है, ओरांका परिवार उन महान परिवारों में से एक है जिसने ग्रैंड मास्टर और ऋषि पैदा किए हैं। उनका असर इतना जबरदस्त है कि वे शाही परिवार और आर्केन एसोसिएशन को भी टक्कर देते हैं। ये समझकर कि केन का परिवार कोई मजाक नहीं है, लुई ने अपनी पिछली टिप्पणी वापस ले ली और वे दोनों बाकी स्लाइम्स का सामना करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि लुई को ज्यादा पॉइंट्स मिलते देखकर कुछ निचले दर्जे के रईस और भी ज्यादा चिढ़ गए और उन्होंने स्लाइम्स को छोड़कर उसी पर हमला करने का फैसला किया। वे उसकी तरफ लपके, ये जानते हुए भी कि केन उसके साथ है। एक तीर से दो शिकार करने की उनकी योजना उल्टी पड़ गई, क्योंकि ऊंचे दर्जे के रईसों ने केन की हिफाजत करने का फैसला किया। वे निचले दर्जे के रईसों के साथ एक जबरदस्त लड़ाई में भिड़ गए। जहां केन और लुई एक दूसरे का साथ दे रहे थे, वहीं लड़ाई के बीच एक लाल बालों वाली लड़की खड़ी थी जो अपने पहनावे से किसी इज्जतदार परिवार की लग रही थी। उसने अपनी दोस्त मिलियाना को आवाज दी, जो एक आम लड़की थी, और उससे कहा कि ये उन लोगों को सबक सिखाने का सही समय है जिन्होंने उन्हें नीचा दिखाया था। लाल बालों वाली लड़की लड़ाई में शामिल होने के लिए आगे कूदी और मिलियाना भी उसके पीछे पीछे गई। लड़ाई और भी तेज हो गई क्योंकि लुई स्लाइम्स और अलग अलग तरफ से हो रहे हमलों से बचते हुए इधर उधर कूदने लगा। मिलियाना भी लड़ाई में कूद पड़ी और उसने एक रईस को ठोकर मारकर गिरा दिया, जबकि लाल बालों वाली लड़की ने दूसरे रईस को हवा में उछालकर दीवार से टकरा दिया। ठीक उसी समय लड़ाई में एक नया खिलाड़ी सामने आया, एक लाल बालों वाला लड़का जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा हथौड़ा था। वह लड़का खुद को बिजली का देवता समझते हुए बेरहमी से अपना हथौड़ा घुमाने लगा और अपने रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों को हटा दिया। उसके हिसाब से स्लाइम्स को पीटने से कहीं ज्यादा मजेदार लोगों को घूंसे मारना है। उसने जोरदार चीख मारी और अपने दुश्मनों को आसानी से उड़ा दिया। इस बीच दर्शक बेचैन होने लगे थे और उन्होंने परीक्षा रोकने का सुझाव दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि अयोग्य घोषित किए गए ज्यादातर सदस्य कुलीन वर्ग से हैं, और अगर कुछ और कुलीन सदस्य अयोग्य हो जाते हैं तो इससे अकादमी के लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। हालांकि प्रिंसिपल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका मानना है कि अकादमी के अपने नियम हैं। ठीक उसी समय वह एक तेज और चमकदार रोशनी के साथ अखाड़े में आते हैं और वहां मचे कोहराम को रोक देते हैं। वह घोषणा करते हैं कि दूसरी परीक्षा समाप्त हो गई है और अंकों की घोषणा बाद में की जाएगी। इस छोटे से अंतराल के दौरान घायल प्रतिभागियों का इलाज हीलिंग पोशन से किया जाता है और आर्थ मैजिक का प्रभाव खत्म कर दिया जाता है। लुई भी उस हीलिंग पोशन का इस्तेमाल करता है, लेकिन वह हैरान रह जाता है कि वह कितना असरदार है। दुख की बात है कि ये एक बहुत महंगी चीज है जिसे उसके जैसे आम लोग खरीद नहीं सकते। कुछ देर बाद प्रिंसिपल दूसरे एग्जाम की रैंकिंग दिखाते हैं और नतीजे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। पता चलता है कि लुई का नाम लिस्ट में नहीं है और इस खबर से कुछ कम रैंक वाले रईस खुश हो जाते हैं। हालांकि जो लिस्ट दिखाई गई है उसमें छठे स्थान से नीचे रैंक पाने वाले ही शामिल हैं। प्रिंसिपल के मुताबिक टॉप 5 रैंक पाने वालों ने रिकॉर्ड स्कोर को भी पीछे छोड़ दिया है और जल्द ही उन्होंने उनके नाम बताने शुरू कर दिए। 5वें स्थान पर मिलियाना रॉयस है, जो एक काबिल आम लड़की है। केन को चौथा स्थान मिला, जबकि लाल बालों वाली लड़की फादुरहन तीसरे स्थान पर रही। केन का नाम पुकारे जाने पर लुई घबरा जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल ने उसका नाम नहीं लिया था। फिर वो सोचने लगता है कि कहीं पहले कम रैंक वाले रईसों पर हमला करने की वजह से उसे डिस्क्वालीफाई तो नहीं कर दिया गया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि 887 पॉइंट्स के साथ दूसरे रैंक पर उसका नाम पुकारा गया। पूरे कमरे में हैरानी की गूंज सुनाई देती है कि एक आम लड़के ने सभी रईस प्रतिभागियों को पीछे छोड़ दिया। दूसरी तरफ केन लुई को उसकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए बधाई देता है और उनके पहले हुए समझौते के मुताबिक उसे लुई के लिए कुछ करना था। वो पूछता है कि लुई क्या चाहता है, लेकिन लुई कहता है कि वह यह बाद में मांगेगा। ठीक उसी समय दूसरे एग्जाम का विजेता नीलगन घोषित किया जाता है, जिसने जबरदस्त 888 पॉइंट्स हासिल किए थे। नीलगन वही लाल बालों वाला लड़का है जिसने पहले अपने विशाल हथौड़े से खूब हंगामा मचाया था। वह भी एक आम लड़का है जिसने सभी रईस उम्मीदवारों से ऊंची रैंक हासिल की है, जिसमें फे भी शामिल है, जो हार मानने को तैयार नहीं है। वह नील से वादा करती है कि किसी दिन वो उससे मुकाबला करके उसकी ताकत को परखेगी। घोषणा के बाद कम रैंक वाले रईसों को उनके सीनियर से डांट पड़ती है कि उन्होंने एग्जाम में आम लोगों को खुद को हराने दिया। यहाँ तक कि दर्शकों में से एक भी हैरान था कि पहले और दूसरे स्थान पर आम लोग हैं, जो एकेडमी के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था।
हालांकि प्रिंसिपल, जो इससे खुश लग रहे थे, उसे बताते हैं कि असली ताकत का सामाजिक दर्जे से कोई लेना देना नहीं होता, और यही वजह है कि देश के ज्यादातर अनाथालय आर्केनिस्ट एसोसिएशन द्वारा चलाए जाते हैं। प्रिंसिपल सभी प्रतिभागियों को अंतिम परीक्षा के लिए अगले स्थान पर ले जाते हैं। जैसे ही वे उस जगह की ओर बढ़ते हैं, केन लुई की तारीफ करता है कि वो पहले स्थान पर आने वाले के इतने करीब है, और सोचता है कि लुइस और नील में से ज्यादा ताकतवर कौन है। जल्द ही वे अंतिम परीक्षा स्थल पर पहुंच जाते हैं और प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि ये परीक्षा एक सर्वाइवल टेस्ट होगी, जिसे एम्बलम बेटल रॉयल के नाम से जाना जाता है। इस परीक्षा के लिए हर प्रतिभागी को एक एम्बलम प्रतीक दिया जाएगा और उन्हें जंगल के अलग अलग हिस्सों में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। उनका लक्ष्य ये होगा कि वे अपनी पसंद के किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा एम्बलम इकट्ठा करें। जो प्रतिभागी अपने एम्बलम खो देंगे, उन्हें तुरंत परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा और सिर्फ वे शीर्ष 10 प्रतिभागी ही अकादमी में दाखिला पा सकेंगे, जिनके पास सबसे ज्यादा एम्बलम होंगे। अफसोस की बात यह है कि तीसरी परीक्षा के नियमों के चलते केन और लुई एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। जल्द ही सभी प्रतिभागियों को अलग अलग जगहों पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और लुई अपने तय स्थान पर पहुंच जाता है। वह कुछ देर तक आगे बढ़ता रहता है और सोचता है कि अकादमी में दाखिला पाने के लिए ये तीसरी परीक्षा ही उसकी आखिरी रुकावट है। पूरे दृढ़ संकल्प के साथ वह खुद से वादा करता है कि इस बार वो जरूर जीतेगा। लेकिन तभी एक रईस उसे रोक लेता है, जिसके हाथ में एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी है। वह रईस लुई पर पिछली परीक्षा में रईसों का अपमान करने का आरोप लगाता है, और ठीक उसी समय दो और रईस जिनके हाथों में भाले हैं लुई के पीछे प्रकट हो जाते हैं। लुई देखता है कि पेड़ की एक डाल पर एक और रईस बैठा है, जिसके हाथ में क्रॉसबो है। ये समझते ही कि वे चारों तरफ से घिर चुका है, लुई तुरंत अंदाजा लगा लेता है कि जिस सीनियर ने उसे यहाँ टेलीपोर्ट किया था, उसी ने उसकी जगह के बारे में इन लोगों को बता दिया है। अचानक कुल्हाड़ी वाला रईस लुई पर जोरदार वार करता है, लेकिन लुई सही समय पर खुद को बचा लेता है और कुल्हाड़ी जमीन पर पड़े एक पत्थर से टकराकर टूट जाती है। भाले वाले रईस भी लुई पर हमला करते हैं, लेकिन लुई एक बैकफ्लिप लगाकर उनके हमलों को नाकाम कर देता है। लेकिन जब वह हवा में होता है, तभी क्रॉसबो वाले रईस का एक तीर उसकी ओर तेजी से आता है, जिसे लुई अपनी तलवार से हवा में ही दूर धकेल देता है। वह सुरक्षित रूप से जमीन पर उतर जाता है, लेकिन वे रईस हार नहीं मानते। वे लुई पर सीधे सीधे हमला करते हैं, लेकिन लुई अपनी जबरदस्त काबिलियत का प्रदर्शन करते हुए उन्हें दिखा देता है कि उसके और उनके कौशल में कितना फर्क है। वे बड़ी आसानी से उनके हमलों से बचता रहता है, लेकिन तभी एक और तीर उसकी ओर आता है। वह अपनी तलवार से उस तीर को भी रोक देता है, लेकिन ठीक उसके पीछे ही एक भाले का वार उसकी ओर बढ़ रहा होता है। किस्मत से लुई सही समय पर प्रतिक्रिया देता है और एक बार फिर उस हमले से खुद को बचा लेता है। उसकी तेज प्रतिक्रियाओं से रईस लोग परेशान होने लगते हैं, लेकिन वे हार नहीं मानते। दूसरी ओर लुई भी परेशान है, क्योंकि वो हवा के तीरों की चाल को समझ नहीं पा रहा है। हालांकि वह खुद को शांत करता है और सिनोसिन काउंटर अटैक नाम की एक मार्शल आर्ट तकनीक का इस्तेमाल करता है। इस तकनीक में दुश्मन की ताकत का इस्तेमाल उसी के खिलाफ किया जाता है। जैसे ही रईस लोग अपने हथियारों के साथ फिर से आगे बढ़ते हैं, लुई को एक मौका दिखता है। उसका पहला शिकार वो कुल्हाड़ी वाला आदमी बनता है, जो अपनी पूरी ताकत से वार करने की कोशिश करता है। वह दाई और हटता है, कुल्हाड़ी से बचता है और अपनी तलवार ठीक उसके नीचे लगा देता है। ऐसा करके वो कुल्हाड़ी को उसके चलाने वाले से दूर धकेल देता है और वो कुल्हाड़ी भाला पकड़े हुए लोगों में से एक को जा लगती है। उन्हें निपटाने के बाद दूसरा भाला चलाने वाला लुई पर हमला करता है और पेड़ पर बैठा आदमी भी उस पर अपना हवा वाला तीर चलाता है, लेकिन लुई तीर की दिशा को आसानी से भांप लेता है और भाला चलाने वाले को खींचकर तीर के रास्ते में ले आता है। बेचारा आदमी हवा में उड़ जाता है और उसका भाला वहीं छूट जाता है। जब भाला हवा में होता है तो लुई उसे पकड़ लेता है और पेड़ पर बैठे आदमी पर फेंक देता है, जिससे वह तुरंत ढेर हो जाता है। फिर वह बाकी रईसों को मक्खन की तरह काट डालता है और उनके सारे प्रतीक एम्ब्लेम्स छीन लेता है। एक जबरदस्त मोड़ आता है जब केन एक पेड़ के ऊपर प्रकट होता है और रईसों को लुई के खिलाफ जादू का इस्तेमाल करने से रोकता है। वह मास्टरमाइंड, जिसने असल में केन को रोकने के लिए एक और निचले दर्जे के रईसों की टोली भेजने की योजना बनाई थी, केन को अचानक अपनी जगह पर देखकर हैरान रह जाता है। केन कहता है कि उसने ओरांका परिवार को कमांका होगा, तभी उसे रोकने के लिए ऐसे कमजोर लोगों को भेजा। फिर वो एक क्रॉसबो से उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद केन नीचे कूदता है और लुई को एक प्रतीक देता है। वह कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो चीजें और मुश्किल हो सकती है, और मदद की पेशकश करता है, लेकिन लुई उसकी मदद लेने से मना कर देता है और कहता है कि वो अपनी समस्याओं से खुद ही निपटेगा। ठीक उसी समय एक छिपा हुआ व्यक्ति जोर से ताली बजाता है और लुई के जोश की तारीफ करता है। वह व्यक्ति कहता है कि जिस इंसान को वे अपना मानते हैं और अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं, उससे उन्हें इससे कम की उम्मीद नहीं थी। वह छिपा हुआ व्यक्ति अपना चेहरा दिखाता है और पता चलता है कि वह पादोराहन है। वह लुई को द्वंद्व युद्ध दुएल के लिए चुनौती देती है और लुई केन से पूछता है कि क्या वह उसकी दोस्त है। केन जवाब देता है कि वह उसकी दोस्त नहीं है,
बल्कि एक ग्रैंड मास्टर की बेटी है जिसके साथ उसने पहले कभी द्वंद्व युद्ध किया था। उस समय वह उससे हार गया था क्योंकि उसने अपनी सुरक्षा में ढील दे दी थी। इसलिए वह लुई को सलाह देता है कि वह उसे नजरअंदाज करे और इसके बजाय प्रतीक इकट्ठा करे। वह लुई को चेतावनी देता है कि फे जादू का इस्तेमाल कर सकती है और उसका कौशल स्तर पहले से ही एक अप्रेंटिस के स्तर पर है। इस बीच उनकी बातचीत सुनकर फे को गुस्सा आने लगता है और वह उन दोनों को भागने की कोशिश करने के लिए डांटती है। ठीक उसी समय लुई चुनौती स्वीकार कर लेता है और कहता है कि वह महशा से जानना चाहता था कि एक महान परिवार का सदस्य लड़ाई में कैसा प्रदर्शन करेगा। यह बात फे को उत्साहित कर देती है और वह वादा करती है कि लड़ाई को निष्पक्ष बनाने के लिए वह जादू का इस्तेमाल नहीं करेगी। पलक झपकते ही वह अपना भाला लेकर लुई की ओर झपटती है और उसे मारती है, लेकिन लुई भाले को अपनी बाहों के नीचे फंसाने में कामयाब हो जाता है, जिससे फे और भी ज्यादा प्रभावित होती है। वह भाले को घुमाकर लुई पर वार करती है, लेकिन लुई किनारे हटकर वार से बच जाता है। तभी फे आगे की ओर छलांग लगाती है और पवित्र भाले से वार करने की तकनीक का इस्तेमाल करके लुई पर हमला करने की कोशिश करती है। जैसा कि उम्मीद थी, लुई वार से बच जाता है और भाला जमीन पर गिरता है, जिससे जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। भाले की इस तकनीक के प्रभाव से दर्शक और पास में बैठे प्रधानाचार्य चौंक जाते हैं। वे फे की शक्ति और लुई के धैर्य पर अटकलें लगाने लगते हैं। वे सोचने लगते हैं कि लुई इतने शक्तिशाली परिवार के सामने कब तक टिक पाएगा और प्रधानाचार्य से उनकी राय पूछते हैं। प्रधानाचार्य जवाब देते हैं कि लुई फे को हरा नहीं पाएगा क्योंकि उनकी लड़ाई शरीर और इच्छा शक्ति की है। उन्होंने जो देखा है उसके आधार पर उन्हें नहीं लगता कि लुई की इच्छा शक्ति फे से ज्यादा मजबूत है। तभी उनकी इच्छा शक्ति की परीक्षा होती है जब फे लुई पर हमला करने के लिए एक और भाले की तकनीक का इस्तेमाल करती है। हालांकि लुई आसानी से उसके सभी वारों से बच जाता है, मानो उसे ऐसा करने के लिए ही बनाया गया हो। भाला बुनने की प्रक्रिया में उसे फे के शरीर में एक कमजोर बिंदु दिखाई देता है और वह इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से फे तुरंत समझ जाती है और उस पर पलटवार करती है, लेकिन वो उसके हमले से बचते हुए उसके पीछे आ जाता है। फे उसके हर हमले से बचने पर अपनी निराशा व्यक्त करती है और केन पर भी इस गुण की कमी के लिए ताना मारती है। हालांकि लुइस का दावा है कि मुख्य बात अवलोकन है और पर्याप्त अभ्यास से ये काफी आसान हो जाता है। जल्द ही फे एक बार फिर आगे बढ़ती है और क्रिसेंट फॉल नामक एक और पवित्र भाला तकनीक से लुइस पर हमला करती है, लेकिन एक बार फिर वह हर हमले से आसानी से बच जाता है। इस बार वह भाला चलाने वालों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न तकनीकों के बारे में सोचता है, जिनमें वार, स्वीप, बचाव और दमन शामिल है। हालांकि ये तकनीकें काफी परेशानी वाली है, लेकिन इनसे जुड़ी कमजोरियां भी है। उनमें से एक करीबी मुकाबले में कमजोरी है और लुइस इसका फायदा उठाना चाहता है। वह फे की ओर दौड़ता है और उनके बीच की दूरी कम करने की कोशिश करता है ताकि उसे पलटवार करने का मौका मिल सके। दुर्भाग्य से वह उसके इरादे को भांप लेती है। फिर वह उसे बताती है कि उसके परिवार की भाला चलाने की तकनीक में कोई कमजोरी नहीं है। अचानक वह भाले को घुमाते हुए घूमने लगती है और एक खतरनाक बवंडर पैदा कर देती है। फे की प्रतिभा और कौशल दर्शकों को आश्चर्यचकित कर देते हैं और उनकी नजर में लुई उसके सामने टिक नहीं पाता। लेकिन लुई एक मजबूत रुख अपनाता है और फे के भाले के हमलों को रोकने की उम्मीद में अपनी तलवार की तकनीक को सक्रिय करता है। हमलों को रोकते हुए वह भाले की तकनीकों की एक और कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है, जो कि है बहुत ज्यादा शारीरिक ऊर्जा, स्टेमिना का खर्च होना। वह पूरी मुस्तैदी से अपना बचाव करता है और हमले के लिए सही मौके का इंतजार करता है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी तलवार में दरार पड़नी शुरू हो गई है। ठीक उसी समय फे की ताकत खत्म हो जाती है और वो भाले के बवंडर के बीच दिखाई देने लगती है। लुइस ये देखता है और तुरंत उस पर वार करता है। बदकिस्मती से उसकी तलवार उस तक पहुंचने से ठीक पहले टूट जाती है। ये देखकर कि उसका दाव फेल हो गया, वह जवाबी हमले से बचने के लिए तेजी से पीछे कूद जाता है। हैरानी की बात है कि फे लुइस के हुनर और अपनी किस्मत को मानती है, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो वो उसके हाथों खत्म हो चुकी होती। साथ ही वह जानती है कि लुइस अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा है और इस बारे में उससे पूछती है, लेकिन वह ये बहाना बनाता है कि वह पूरी ताकत लगाने से पहले हमेशा चीजों को गौर से देखता है। हालांकि वह दावा करता है कि उसने गौर करना खत्म कर दिया है और अब वो सीरियस हो जाएगा, लेकिन फे उसके टूटे हुए हथियार को लेकर परेशान है। लुइस उसे यकीन दिलाता है कि वह बिना हथियार के ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी मुठ्ठियां ही उसका असली हथियार है। आईपी मान की तरह लुई मार्शल आर्ट का अपना पोज लेता है, जबकि फे अपना हथियार तैयार करती है, वार करने के लिए तैयार। वह एक घूमती हुई चार्ज टेक्निक के साथ तेजी से आगे बढ़ती है और केन, जो थोड़ी देर से चुप था, लुई को चेतावनी देने के लिए जोर से चिल्लाता है। हैरानी की बात है कि लुइस अपने बाएं हाथ की हथेली से घूमते हुए भाले की रफ्तार धीमी कर देता है और फिर उसे अपने दाएं हाथ से पकड़ लेता है। आखिर में लुई घूमते हुए भाले को अपनी दोनों हथेलियों के बीच फंसा लेता है, जिससे फे और केन दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। साथ ही वहां मौजूद दर्शकों के भी मुंह खुले रह जाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल अपना संयम बनाए रखने में कामयाब रहता है।
वह उस दृश्य को बहुत ध्यान से देखता है, ये समझने की कोशिश करते हुए कि लुई ने अभी अभी क्या किया है। इस बीच फे अभी हार नहीं मानती और अपना भाला वापस छीन लेती है। वह अपनी तरकीबों में से एक और टेक्निक आजमाती है और एक ऐसा भ्रम पैदा करती है जिससे ऐसा लगता है कि वह लुइस पर चारों तरफ से हमला कर रही है। हालांकि घबराने के बजाय लुइस गहरी सांस लेता है और मार्शल आर्ट का अपना पोज ले लेता है। अपनी हथेली से वह एक एक करके सभी हमलों को रोकता है जब तक कि वह उन सभी को खुद से दूर नहीं हटा देता। ये हुनर फे या प्रिंसिपल दोनों में से किसी ने भी पहले कभी नहीं देखा था। फिर वो फे पर एक जोरदार वार करता है और उसे हवा में उछाल देता है। फे की किस्मत अच्छी थी कि उसने अपना भाला जमीन में गाड़ दिया, जिससे उसकी रफ्तार धीरे धीरे कम हो गई। रुकने के बाद वह लुइस से उस टेक्निक के बारे में पूछती है जिसका इस्तेमाल उसने अभी अभी किया था, और वो शांत लहजे में जवाब देता है कि यह मार्शल आर्ट्स में बचाव पैरी का एक तरीका है। फिर वो एक और राउंड के लिए उसकी तरफ छलांग लगाता है और फे अपने भाले के साथ तेजी से जवाबी हमला करती है। अजीब बात है कि लुई उसके हमलों से आसानी से बच निकलता है। ऐसा लगता है जैसे वो एक ही समय में उसके ठीक सामने भी है और सामने नहीं भी। इससे केन को भी हैरानी होती है कि कहीं ये कोई आंखों का धोखा, ऑप्टिकल इल्यूजन तो नहीं है, जबकि फे उसे मार न पाने की अपनी झुंझलाहट जाहिर करती है। पता चलता है कि लुइस बटरफ्लाई स्टेप का इस्तेमाल कर रहा है, एक शानदार चाल जिसे उसके पिछले जन्म में एक मशहूर बॉक्सर ने इजाद किया था। इसमें पैरों को तेजी से आगे पीछे हिलाना शामिल है, जिससे एक ऐसी लय बनती है जिसे पकड़ना मुश्किल होता है। ये फे की भाला चलाने की तकनीक का मुकाबला करने के लिए एकदम सही है। जल्द ही वो फे को एक मुश्किल स्थिति में फंसा लेता है और उसे जोरदार वार करके दूर फेंक देता है। दर्शक और प्रिंसिपल ये सब देखते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं लुइस हाथ से हाथ की लड़ाई, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कोई जीनियस तो नहीं है। हालांकि फे जमीन पर गिरी हुई अपना पेट पकड़े हुए है, फिर भी वो हार मानने से इनकार कर देती है। वह अपना भाला फेंक देती है और अपनी मुठियां भींचकर पूरी ताकत से लुई की तरफ छलांग लगाती है। लुइस हालांकि अपनी चौकसी कम नहीं करता और तुरंत विंग चुन की मुद्रा अपना लेता है। जैसे ही फे अपनी जोरदार मुक्केबाजी की तकनीक के साथ उसके करीब पहुंचती है, वह तुरंत उसे रोक देता है। लेकिन उस वार का असर काफी हद तक एक ऐसी तकनीक जैसा लगता है जिसे वह जानता है, इंच पावर। लुई मुस्कुराता है और उसकी हिम्मत की दाद देता है, लेकिन फे इससे खुश नहीं होती। वह दावा करती है कि दुरान परिवार सिर्फ भाले के लिए ही नहीं जाना जाता, और यह कहते हुए वह अपनी मुट्ठी की एक और जोरदार तकनीक से लुई पर हमला कर देती है। लुई अपनी मुद्रा में आ जाता है, वार झेलने के लिए तैयार, और फिर दोनों कुंफू के मौछार करने लगते हैं। अजीब बात है कि लुइस का जोश बेकाबू होने लगता है, क्योंकि एक मजबूत विरोधी से जी भर कर लड़ना ही तो उसने हमेशा से चाहा था। जैसे जैसे लड़ाई और तेज होती जाती है, वह और ज्यादा की मांग करने लगता है। जल्द ही उसकी आंखें खून की तरह लाल हो जाती है और उसके दिल का हाल भी कुछ ऐसा ही हो जाता है। उसके शरीर से एक बेहद खतरनाक और जानलेवा आभा ऑरा निकलने लगती है। फे जब उसकी विशाल काया को ऊपर की तरफ देखती है तो वह उस नजारे से बुरी तरह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई दानव हो, बड़े बड़े नुकीले दांतों वाला, जिसने अपना मुंह पूरी तरह खोल रखा हो। अचानक वह अपने शरीर को इतनी तेजी से हिला नहीं पाती कि लुई के वार से बच सके। फिर भी वह किसी तरह उसके मुक्के को रोक लेती है, लेकिन उस वार की जोरदार टक्कर से वो हवा में उड़ती हुई जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। प्रिंसिपल भी लुई से निकल रही उस अजीब आभा को नोटिस करते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये है क्या। बाकी बचे हुए रईस, जो फे को एक पेड़ से टकराते हुए देखते हैं, इस बात से बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि एक आम आदमी ने एक बड़े खानदान के रईस को हरा दिया। वे बदला लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक उन्हें एक अजीब सा एहसास होता है और इस वजह से उनमें से एक को उल्टी हो जाती है। वह आदमी सोचता है कि उसे अचानक इतनी तबीयत खराब क्यों महसूस हुई, लेकिन लुई और उसकी शैतानी और ऑरा को देखने के बाद उसे सारी बात समझ में आने लगती है। एक जलने वाला सीनियर रईस शीत अपने घायल दोस्त ब्रायन के साथ दूर से इस लड़ाई को देख रहा होता है और उन्हें ये मानना पड़ता है कि लुई उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इस बात का एहसास होने पर शीत गुस्से से भर जाता है, क्योंकि उस आम आदमी को हराने का उसका प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका था। ब्रायन फिर यह नतीजा निकालता है कि लुइस को किसी भी कीमत पर खत्म कर देना चाहिए। पुरानी कहानियों को याद करते हुए उसे लगता है कि लुई जैसे किसी इंसान को जिंदा छोड़ना बाद में एक बड़ी मुसीबत बन सकता है, इसलिए वे जल्द से जल्द लुइस की जान लेने की सोचता है। इसी बीच लुइस का कहर जारी रहता है और वह सीधे फे पर हमला कर देता है। पागलों की तरह हंसते हुए वह उस पर जोरदार मुक्कों की बरसात कर देता है और उसे हवा में उछाल देता है, जिससे उसके मुंह से फिर से खून निकलने लगता है। इसके बाद वह पलक झपकते ही हवा में ही फे के पास पहुंच जाता है और लगातार जोरदार मुक्के मारकर उसे जमीन पर पटक देता है। फे बड़ी मुश्किल से अपना बचाव कर पाती है और लुइस की ताकत में अचानक हुई जबरदस्त बढ़ोतरी के बारे में सोचते हुए उसके लगातार हमलों को झेलती रहती है। दोनों के बीच की ताकत के इस भारी अंतर को समझते हुए वह यह मान लेती है कि उसके जीतने का कोई चांस नहीं है। ठीक उसी पल उसे लुइस के मुक्के से निकलने वाली भयानक ऊर्जा का सामना करना पड़ता है।
और उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी किसी फिल्म की तरह घूमने लगती है। अपनी मौत को स्वीकार करने से इनकार करते हुए फे लुइस के हमले का जवाब देने की एक आखिरी कोशिश में अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक ब्लेज फिस्ट को तुरंत एक्टिवेट कर देती है। हालांकि लुइस का हमला उस पर भारी पड़ जाता है और वह एक बार फिर हवा में उछल जाती है। हवा में लुढ़कते हुए वह कई पेड़ों से टकराती हुई दूर जा गिरती है। अचानक लुई को होश आता है और उसे एहसास होता है कि वह फिर से अपना आपा खो बैठा था। वह अपने जले हुए हाथ को घूरता है और जादू की प्रकृति के बारे में सोचने लगता है, लेकिन केन जल्दी से उसके पास आकर ये देखने की कोशिश करता है कि वे ठीक तो है ना। तभी अचानक कहीं से शीत सामने आता है और जोर से ऐलान करता है कि लुइस को मुकाबले से बाहर डिस्क्वालीफाई किया जाता है, क्योंकि लड़ाई के दौरान उसका एम्बलम निशान टूट गया था। वह लुई को तुरंत वहां से चले जाने का हुक्म देता है, लेकिन केन उससे बहस करने की कोशिश करता है और जोर देकर कहता है कि यह साफ तौर पर एक हादसा था। तब शीत ये खुलासा करता है कि प्रिंसिपल ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और वह लुइस को तुरंत परीक्षा के मैदान से बाहर निकलने का आदेश देता है। इससे पहले कि लुई कुछ जवाब दे पाता, फे बीच में बोल पड़ती है और उस घमंडी और नीच इंसान को चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन फे को अभी भी होश में देखकर लुई पूरी तरह से हैरान रह जाता है। शीत उस पर यह आरोप लगाता है कि वह एक आम इंसान कॉमनर को नकल करने में मदद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फे बिना किसी हिचकिचाहट के उसे चुप करा देती है। फिर वह लुई से इस बात के लिए माफी मांगती है कि लड़ाई के दौरान गलती से उसने जादू का इस्तेमाल कर लिया था। ये देखकर केन पूरी तरह से सन्न रह जाता है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि फे जैसा इंसान कभी किसी से माफी भी मांग सकता है। हालांकि लुई भी पहले अपना आपा खोने के लिए माफी मांगता है, लेकिन फिर उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, सब ठीक है। चूंकि लुई ने ही फे को जादू का इस्तेमाल करने पर मजबूर किया था, इसलिए फे अपनी हार मान लेती है और उम्मीद करती है कि एडमिशन हो जाने के बाद उन्हें एक और मुकाबला खेलने का मौका जरूर मिलेगा। तभी शीत उसकी बातों पर ताना मारता है, ये बताते हुए कि लुई के पास तो सिर्फ 4 ही प्रतीक है। बिना घबराए फे अपने प्रतीकों का जखीरा निकालती है और लुई को उसे हराने के इनाम के तौर पर दे देती है। इससे उसके संग्रह में तन और प्रतीक जुड़ जाते हैं और फे उस गुस्से से भरे कुलीन सीनियर के सामने इस रिकॉर्ड की पुष्टि कर देती है। वह केन के साथ मिलकर परीक्षा मैदान में मौजूद कमजोर परीक्षार्थियों को बाहर निकालने का काम शुरू करती है, ताकि ये पता हो सके कि किसी के पास भी इतने प्रतीक न हो जिनसे लुई को परीक्षा से बाहर किया जा सके। केन, जो इस मामले में पूरी तरह से फे के साथ सहमत है, उसके सुझाव को मान लेता है और वे तेजी से अपने इस अभियान को शुरू करने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वे जा रहे होते हैं तो केन फे को छेड़ता है, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि फे के पास सिर्फ शारीरिक बल है, दिमाग नहीं। लेकिन फे को तो बस और ज्यादा प्रतीक जमा करने की ही चिंता है। कुछ ही देर बाद एक परीक्षक लुई के पास आता है और उसे बताता है कि उसे परीक्षा से बाहर कर दिया गया है और फिर उसे परीक्षा स्थल से बाहर ले जाता है। शीत उम्मीद करता है कि उसे वह आम लड़का लुई फिर कभी दिखाई न दे, लेकिन ब्रायन कहता है कि अगर फे की योजना सफल हो जाती है तो हो सकता है कि लुई फिर भी परीक्षा पास कर ले। अचानक शीत को याद आता है कि परीक्षा के दौरान किसी परीक्षार्थी की दुर्घटना में मौत हो जाना कोई अजीब बात नहीं है। ब्रायन उसे लुई की जान लेने की भयानक योजनाएं बनाते हुए देखता है और उसे हैरानी होती है कि लुई की असली पहचान क्या है, क्योंकि उसे पहले लुई के बारे में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई थी। उसी दिन बाद में लुई अपने प्रतीक परीक्षक के पास जमा कर देता है और इस बात पर विचार करता है कि सिर्फ मार्शल आर्ट के दम पर जादू का मुकाबला नहीं किया जा सकता। वह अकादमी में इसलिए सीखना चाहता है ताकि वह जादू और मार्शल आर्ट को आपस में मिलाकर इस्तेमाल कर सके। उस रात घर लौटते समय लुई सोचता है कि वह अपनी माँ को अपने फटे पुराने कपड़ों के बारे में क्या सफाई देगा। इसी सोच में डूबा वह एक संदिग्ध व्यक्ति के पास से गुजरता है। जब वह हत्यारा चुपके से पीछे से आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए लुई एक जोरदार बैकहील किक एडी से पीछे की ओर मारी गई लात से पलटवार करता है, जिससे वो हत्यारा हवा में उछलकर पीछे की ओर जा गिरता है। हत्यारा लुई से पूछता है कि उसने उसे कैसे देख लिया, जिस पर लुई बड़े ही शांत भाव से जवाब देता है कि उस हत्यारे के शरीर से आ रही खून की गंध को छिपाना नामुमकिन है। अचानक वहां और भी कई हत्यारे आ जाते हैं और उनका सरदार ये देखकर हैरान होता है कि जिस व्यक्ति की जान जाने वाली हो वह इतना बेफिक्र और शांत कैसे रह सकता है। वे तीनों हत्यारे मिलकर लुई को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनकी ताकत का अंदाजा लगाते ही लुई तय कर लेता है कि अब वो अपनी पूरी ताकत लगा के उनसे लड़ेगा। लेकिन झाड़ियों के पीछे छिपी हुई एक और भी ज्यादा शक्तिशाली मौजूदगी लुई का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। गुस्से में आकर हत्यारों का सरदार लुई को लड़ाई के दौरान ध्यान भटकने के लिए डांटता है और जादू से सने एक खंजर के साथ उस पर हमला बोल देता है। साथ ही चेतावनी देता है कि अगर उसने ऐसा करना जारी रखा तो वे जल्द ही मौत के मुंह में समा जाएगा। हत्यारों के सरदार को पूरी रफ्तार से सीधे अपनी ओर आते देख लुई उस पर होने वाले तेज वारों से खुद को बचाता है। इसके बाद वो हत्यारे का हाथ पकड़ता है और उसे जमीन पर पटक कर पलटवार करता है। हालांकि विरोधी तेजी से संभलता है, पीछे हटता है
और अपने साथियों से जा मिलता है। फिर वो लुई की बेहतरीन क्षमताओं के बारे में मिली सटीक जानकारी की तारीफ करता है, लेकिन लुई सोचता है कि वह आखिर बड़बड़ा क्या रहा है। लुई के हाथ से हाथ की लड़ाई के कौशल की तारीफ करने के बाद वह जोर से सोचता है कि जादू के सामने लुई कैसा प्रदर्शन करेगा। जवाब का इंतजार किए बिना वह अपनी टुकड़ी को जादू से हमला शुरू करने का इशारा करता है। उसी पल 3 हत्यारे अपने क्रॉसबो से लुई पर हवा के तीर चलाते हैं। किस्मत से वह तेजी से प्रतिक्रिया करता है और उनसे बच निकलता है। फिर अपना ध्यान पास के उन पेड़ों पर लगाता है जिन पर तीर लगे थे। नुकसान को देखकर वह हवा के तीरों की विनाशकारी शक्ति का अंदाजा लगाता है, ये जानते हुए कि उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। लुई गहरी सांस लेता है ताकि एक सांस लेने की तकनीक को सक्रिय कर सके। ये तकनीक उसके शरीर के अंदर की ची ऊर्जा का उपयोग करके उसकी शारीरिक शक्ति को बढ़ाती है और उसे जबरदस्त गति प्रदान करती है। फिर वह उन पर हमला बोल देता है, लेकिन उनका सरदार उसके प्रयासों को नजरअंदाज कर देता है और हवा के तीरों की एक और लहर चलाने का आदेश देता है। हालांकि लुई बड़ी कुशलता से तीरों से बच निकलता है और हत्यारे जल्द ही उसका पता खो देते हैं। उन्हें हैरानी होती है जब लुई ऊपर से नीचे उतरता है, जिससे सरदार जमीन पर गिर पड़ता है। फिर वे और हवा के तीरों से बचते हुए तुरंत पीछे हट जाता है। गुस्से में आकर सरदार अपने आदमियों को लुई को रोकने का आदेश देता है और अचानक कहीं से एक और हत्यारा लुई के पीछे प्रकट होता है और अचानक एक चॉप किक तेज लात मारता है। लुई किस्मत से उस छिपकर किए गए हमले को समय रहते भांप लेता है और उसे रोक लेता है। हालांकि उस वार के असर से उसकी बाहों में एक तेज झटका लगता है। वह जल्दी से खुद को संभालता है और उस नए दुश्मन को घूरता है जिसे वो ज्यादा गंभीर खतरा मानता है। इससे पहले कि लुई कोई और प्रतिक्रिया कर पाता, उसे एहसास होता है कि वो चारों ओर से घिर चुका है और वह हर दिशा से उड़कर आ रहे हवा के तीरों से बचने के लिए संघर्ष करता है। लगातार हो रहे हमलों से बच न पाने के कारण लुई को तीर लग जाता है। हत्यारे राहत की सांस लेते हैं और आपस में बात करते हैं कि एक आम आदमी के लिए इतनी देर तक टिके रहना कितना प्रभावशाली था। उनमें से एक उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लुई अचानक झटके से जाग उठता है और तुरंत उसे मार गिराता है। फिर वो उस आदमी का क्रॉसबो छीन लेता है और बाकी हत्यारों पर हवा के तीर चलाता है। 2 हत्यारे ढेर हो जाते हैं, लेकिन वे ताकतवर हत्यारा बड़ी आसानी से तीरों को रोक लेता है। यह समझते हुए कि लुई बेहोश होने का नाटक कर रहा था, वह उसके इस प्रभावशाली कारनामे की तारीफ करता है। फिर लुई उससे पूछता है कि अपने आदमियों को खोने के बाद भी वो विचलित क्यों नहीं हुआ, लेकिन उस संदिग्ध आदमी को कमजोर लोगों की कोई परवाह नहीं होती। ठीक उसी समय लुई उस पर और हवा के तीर चलाता है, लेकिन उसके बचने का कौशल बिल्कुल ही अलग स्तर का है। वह लुई पर झपटता है और हवा से एक जादुई हथौड़ा बना लेता है। हमला करते हुए वह मानता है कि वह लुई को अपना शिष्य बनाना चाहता था, लेकिन उसके मालिक के आदेशों के कारण उसके पास कोई और चारा नहीं था। लुई अपने शरीर से इस भारी हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बजाय वो हवा में उड़ जाता है। अभी भी हवा में ही विरोधी पलक झपकते ही उसके बगल में पहुंच जाता है और बताता है कि लुई की क्षमता शायद एक नौसिखिए से ज्यादा हो सकती है, लेकिन यह एक ऊंचे दर्जे के लड़ाके का सामना करने के लिए काफी नहीं है। इसके बाद वह फिर से जादुई हथौड़ा बुलाता है और तुरंत लुई को जमीन पर पटक देता है। उसे ठीक होने का समय दिए बिना वह हत्यारा अपना हमला जारी रखता है और जादुई हमलों की लहरें छोड़ता रहता है। जब धूल छटती है तो हत्यारा ये देखकर हैरान रह जाता है कि लुई अभी भी जिंदा है, लेकिन वो जिद्दी लड़का अपनी चोटों के बावजूद बचाव की मुद्रा में डटा रहता है। साफ तौर पर दर्द में होते हुए लुई ऐलान करता है कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, लेकिन हत्यारा कुछ और ही सोचता है। इसके अलावा वो दावा करता है कि कोई भी लुई को आने वाली तबाही से नहीं बचा सकता और साथ ही वह एक और जादुई हथौड़ा बना लेता है। हिलने डुलने में असमर्थ लुई घबरा जाता है और उस दुश्मन को घूरता रहता है जो उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहा है। हत्यारा अपनी मार्शन जादुई कला, जिसे सेलेस्टियल हैमर कहा जाता है, से हमला करता है और उसी पल लुई की पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम जाती है। उसे जादू सीखने और अनाथालय में अपने परिवार की रक्षा करने का अपना लक्ष्य याद आता है। अंजाम की परवाह किए बिना वह अपनी किस्मत बदलने का फैसला करता है और उसके चारों ओर का आभा मंडल तुरंत बदल जाता है। वह अपनी रहस्यमय शक्ति से पलटवार करता है और ये हत्यारे के हमले को रोक देता है। हैरानी की बात यह है कि इस टकराव और शक्ति संघर्ष से एक जबरदस्त धमाका होता है। कुछ ही पलों बाद लुई जमीन पर पड़ा खांसता है और हत्यारा मन ही मन सोचता है कि ये अजीब सा क्यों लग रहा है कि वो किसी अपने बराबर के लड़ाके से लड़ रहा है। लुई को निशाना बनाए जाने का कारण समझकर वह एक बार फिर अपना जादुई हथौड़ा उठाता है और अब जिसे वो एक राक्षस के रूप में देख रहा है, उसे खत्म करने का पक्का इरादा कर लेता है। अचानक कहीं से एक रौबदार आवाज हत्यारे को रुकने का आदेश देती है और एक जोरदार हवा का बवंडर उसे लुई को मौत के घाट उतारने से पहले ही रोक देता है। जैसे ही वह पीछे हटता है, हवा के और भी बवंडर तुरंत उसे वहीं फंसा लेते हैं और जबरदस्त दबाव डालकर उसे कुचल देते हैं। भागने में असमर्थ हत्यारा दर्द से चीखता है क्योंकि वह जादू उसके शरीर को पूरी तरह से जकड़ लेता है।
अचानक घटी घटनाओं से हैरान लुई सोच में पड़ जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। और तभी अचानक प्रिंसिपल अरोनियन वहां आते हैं और लुई के गुस्से को काबू करने के लिए उसकी तारीफ करते हैं। वे लुई को पीने के लिए एक जादुई दवा देते हैं और अपनी पेनी नजर उस थके हारे हत्यारे की ओर घुमाते हैं। फिर वह उस घुसपैठिए से पूछताछ करते हैं और उसके मालिक का नाम पूछते हैं। हत्यारे को एहसास हो जाता है कि वह एक ग्रैंड मास्टर है और वह दावा करता है कि वह लुई को उसके सिर पर मंडरा रहे खतरे से नहीं बचा पाएगा। वह पागलों की तरह हंसता है और दावा करता है कि यह तो बस शुरुआत है, और फिर खुद को उड़ा लेता है। इस परेशान करने वाली घटना को देखकर प्रिंसिपल अरोनियन सोचते हैं कि कहीं इसमें हत्यारों के गिरोह का हाथ तो नहीं है, और फिर उम्मीद करते हैं कि वह शायद ज्यादा ही सोच रहे हैं। इस बीच लुइस उस दवा पोषण के असर को महसूस करता है और उसकी ठीक करने की शक्ति से हैरान रह जाता है, क्योंकि इसने उसकी टूटी हुई हड्डियों को भी पूरी तरह से ठीक कर दिया था। फिर वह प्रिंसिपल एरोनियन से पूछता है कि क्या यह महज एक इत्तेफाक था कि वह वहां मौजूद थे, और जोर से सोचता है कि वह हमेशा ठीक समय पर उसे बचाने के लिए वहां कैसे पहुंच जाते हैं। प्रिंसिपल तय करते हैं कि इस बारे में बात तब करेंगे जब वे उनके घर पहुंच जाएंगे, और लुई तुरंत घबरा जाता है क्योंकि पहले ही काफी देर हो चुकी थी और उसकी माँ परेशान हो रही होगी। एक भी पल बर्बाद किए बिना वह घर की ओर दौड़ पड़ता है, जबकि प्रिंसिपल अरोनियन काइली नाम के एक रहस्यमयी जीव को बुलाते हैं और उसे सफाई का काम सौंपते हैं। दूसरी तरफ कैंड्रिया साम्राज्य के उत्तरी हिस्से में बसे मोन्टिया शहर में दो रईस लोग लासिएला का सामना करते हैं। ठीक किए गए चक्की के पत्थर का बहाना बनाकर वे लासिएला को परेशान करते हैं, जबकि वे बच्चों के लौटने का इंतजार कर रही होती है। लासिएला शांति से समझाती है कि वह तो बस इंतजार कर रही है, लेकिन वे रईस उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और उसे छेड़ने के बुरे इरादे से उसकी तरफ बढ़ते रहते हैं। शुक्र है कि लुइस ठीक समय पर पहुंचकर उन बदतमीजों को रोक लेता है। लासिएला उसके लौटने पर खुश होती है, लेकिन उसकी बुरी हालत देखकर हैरान रह जाती है। लुई पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन लासिएला को उसके फटे कपड़ों और उन पर लदे खून की ज्यादा चिंता होती है। जब वह लासिएला की चिंता दूर करने के लिए बहाने बनाने की कोशिश कर रहा होता है तो वे रईस उसे अपने मालिक और लड़ाके जॉर्ज के नाम पर धमकाते हैं। उन्हें हैरानी तब होती है जब प्रिंसिपल अरोनियन हवा में उड़ते हुए वहां पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वे नीचे उतरते हैं वो इस गलतफहमी को दूर करते हैं। फिर वे अपना परिचय देते हैं और उन घटिया लोगों पर वहां से चले जाने का दबाव डालते हैं। ये देखकर कि वह सचमुच एक ग्रैंड मास्टर है, वे रईस उनके सामने झुकते हैं। फिर प्रिंसिपल अरोनियन लासिएला की तरफ मुड़ते हैं और बताते हैं कि उन्हें आपस में कुछ बात करनी है। इसके तुरंत बाद लासिएला उन्हें घर के अंदर ले जाती है, लेकिन प्रिंसिपल की नजर उस चक्की के पत्थर पर पड़ती है जिसके बारे में वे घटिया लोग पहले शिकायत कर रहे थे। वह सोचते हैं कि ये बिना जादू के अपने आप कैसे काम करता है, और करीब से देखने पर उन्हें एहसास होता है कि ऐसी चीजें तो पूरे घर में हर जगह मौजूद है। लासिएला उन्हें कुछ फल खाने को देती है जिसकी बनाई हुई चीजों ने उनकी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है। फिर वह पूछती है कि क्या उसने कोई ऐसा जुर्म किया है जिसकी वजह से प्रिंसिपल को यहाँ आना पड़ा, लेकिन प्रिंसिपल अरोनियन बताते हैं कि बात तो कुछ और ही है। इसके अलावा वो इस बात जो उन्होंने अब तक सिर्फ गाया धर्म ग्रंथों में ही पढ़ी थी। पुराने जमाने में जब राक्षसों का जुल्म चल रहा था, तब इंसानों के बीच एक ऐसा जीनियस पैदा हुआ जिसे देवी का आशीर्वाद मिला हुआ था। उसने तत्वों के मूल को समझकर मार्शल आर्किन की रचना की, और 5 साल बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर राक्षसों को हराया और इंसानी नस्ल को तबाही से बचाया। उसके बाद से उस दिन को मुक्ति दिवस के तौर पर पहचाना और मनाया जाने लगा, और गाइया धर्म ग्रंथों में उस शख्स को पहला नायक कहा गया। जहाँ एक तरफ लासिएला उस कथित रक्षक की तारीफ कर रही थी, वहीं लुई ने दावा किया कि लोक कहानियों में ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं है। लेकिन प्रिंसिपल अरोनियन अपनी बात पर अड़े रहे कि ऐसा एक नायक जरूर था। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि उस पहले नायक के बाल और आंखें काले रंग के थे, एक ऐसा राज जो सिर्फ इंसानी दुनिया के आला अधिकारियों को ही पता था। जाहिर है उसके दिल में छिपा पागलपन उस पर हावी हो गया था, और उसने एक ऐसा घिनौना पाप किया जिसकी सजा के तौर पर उसे इतिहास से ही मिटा दिया गया। इस खुलासे से लुई हैरान रह गया और सोचने लगा कि कहीं उसके अंदर भी तो ऐसा ही पागलपन नहीं छिपा है। प्रिंसिपल अरोनियन ने आगे बताया कि किसी भी अनहोनी से बचने के लिए हर देश ऐसे लोगों को खत्म कर देता है जिनके बाल और आंखें काले रंग के होते हैं। फिर उन्होंने लुई को अपने बाल रंगने के लिए टोका। इस पर लासिएला ने तुरंत सारी जिम्मेदारी अपने सिर ले ली और बताया कि उसने लुई से ऐसा क्यों करवाया था। उसकी वजह बेहद मासूम थी। वह लुई की खूबियां गिनाने लगी, लेकिन लुई ने उसे रोक दिया और कहा कि प्रिंसिपल के इरादे कुछ और ही है, क्योंकि अगर ग्रैंड मास्टर चाहते तो वे उसे कब का मार चुके होते। लुई की इस समझदारी से प्रभावित होकर प्रिंसिपल अरोनियन ने उसकी दूरदर्शिता की तारीफ की, जो उसकी उम्र के हिसाब से वाकई काबिले तारीफ थी, और इस नतीजे पर पहुंचे कि इस नौजवान ने अपने अंदर के पागलपन को काबू में कर लिया है। उन्हें तब और भी ज्यादा हैरानी हुई जब प्रिंसिपल ने लुई को ही नया नायक मान लिया। भले ही उस वक्त चारों तरफ अमन चैन का माहौल था, जब वो अपनी टेलीकिनेसिस मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके एक फल अपनी तरफ खींचता है
तो वह उस अंधेरे के बारे में बात करता है जो हमेशा सतह के नीचे छिपा रहता है। और लुई की काबिलियत को देखने के बाद वह उसे सही रास्ते पर ले जाने का फैसला करता है। अचानक वह फल लुई की तरफ उछाल देता है। लुई बिना जरा भी घबराए बड़ी आसानी से उस फल को लपक लेता है। इसके बाद प्रिंसिपल अरोनियन कहते हैं कि लुई इस इम्तिहान में इसलिए पास हो गया क्योंकि फे और केन ने मिलकर बाकी ज्यादातर परीक्षार्थियों को फेल करवा दिया था। इसके बाद वह लुइस से अकादमी में अपना शिष्य बनने को कहता है, लेकिन लुइस जोश में पूछता है कि अगर बाद में वह बेकाबू हो गया तो प्रिंसिपल क्या करेंगे। तुरंत ही लुइस के हाथ में रखा फल टुकड़ों में कट जाता है और ये देखकर वह हैरान रह जाता है। बर्फ की तरह ठंडे अंदाज में प्रिंसिपल अरोनियन जवाब देते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो वह खुद उसे उसके रचयिता के पास भेज देंगे। अगली सुबह आंगन में काम करते समय लुइस के सौतेले भाई बहनों में से एक उसकी तारीफ करता है कि उसे प्रिंसिपल अरोनियन से व्यक्तिगत न्योता मिला है, लेकिन लुइस इसे एक चेतावनी भी मानता है। भाई बहन एकेडमी की फीस के बारे में बातें करते रहते हैं, जबकि लुइस उस रिश्ते के बारे में सोचता है। उसे उस समय प्रिंसिपल की कही बातें याद आती हैं और वो सोचता है कि क्या वो सच में उन पर भरोसा कर सकता है। पिछली रात प्रिंसिपल अरोनियन के जाने से पहले लुई ने अकेले में उनसे पूछा था कि उन्होंने लासिएला को सब कुछ क्यों बता दिया, जिससे वो परेशान हो गई थी। उन्होंने कहा कि अगर उसे कुछ पता नहीं होता तो वो एक बोझ बन जाती, लेकिन लुई ऐसा नहीं सोचता था। तब प्रिंसिपल अरोनियन ने कहा क्योंकि अगर उनकी असली पहचान सामने आ जाती तो उनके परिवार पर खतरा आ जाता। उड़कर जाने से पहले उन्होंने लुई से कहा कि वह और मजबूत बने, क्योंकि उसकी मुश्किलों की अभी तो बस शुरुआत हुई है। पुरानी बातें याद करने के बाद लुई को यकीन हो जाता है कि प्रिंसिपल एरोनियन सही कह रहे थे और वो एकेडमी में और मजबूत बनने का फैसला करता है। कुछ ही देर बाद उसके छोटे भाई बहन उसे विदा करने आते हैं और उसकी बहन लाना उसकी बाहों में कूद पड़ती है। आंखों में आंसू लिए वह पूछती है कि क्या वो उससे मिलने आता रहेगा और उसे पिंकी प्रॉमिस करवाती है कि वह लंबी छुट्टियों के दौरान उससे मिलने जरूर आएगा। इसके बाद उसका एक बड़ा भाई लुई को बताता है कि एक रईस का बटलर उससे मिलने आया है। थोड़ी ही देर बाद लुई उस बटलर से मिलने बाहर जाता है। बटलर तुरंत उसकी पहचान पक्की करता है और फिर उसे एक न्योता देते हुए अपना परिचय औरंगा परिवार के बटलर के तौर पर देता है। केन का न्योता देखकर लुई समझ जाता है कि वह अपनी दोस्ती को और मजबूत करना चाहता है, इसलिए वह भी उसके साथ साथ चलने का फैसला करता है। बटलर उसे गाड़ी में बिठाता है और वे अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। उसी दिन बाद में वे हार्जेन शहर पहुंचते हैं। जैसे ही लुई गाड़ी से नीचे उतरता है, बटलर उसे औरंगा परिवार के बारे में कुछ बातें बताता है। उस बड़े परिवार की विशाल हवेली देखकर लुई का मुंह खुला का खुला रह जाता है, लेकिन तभी केन दौड़कर बाहर आता है और उसका स्वागत करता है। केन फिर से कहता है कि अब वे दोनों क्लासमेट बन गए हैं, जिस पर लुई कहता है कि ये सब आखिरी परीक्षा में केन की मेहनत की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। वह फे की मदद के लिए भी उसका शुक्रिया अदा करता है और उनके बीच लगी पिछली शर्त को भूल जाने का फैसला करता है। हालांकि केन कहता है कि वह वैसे भी पास हो ही जाता क्योंकि उसे फे की मंजूरी मिल चुकी थी। फिर वह लुई को अपना स्पैरिंग पार्टनर लड़ाई का साथ बनाने की अपनी इच्छा जाहिर करता है और साथ ही उसे एकेडमी और जादू के बारे में पहले से ही कुछ जरूरी जानकारियां भी देता है। ठीक उसी समय केन की माँ वहां आ जाती है और एक गंदे आम आदमी को अपने घर में लाने के लिए केन को खूब डांटती है। केन का दावा है कि लुइस उसकी दोस्त है, लेकिन वो उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है और लुइस से पूछती है कि उसके बेटे के पास आने के पीछे उसका क्या इरादा है। उस आम आदमी के साथ एक ही हवा में सांस लेने से घिन खाकर वह दर्जनों सोने के सिक्कों के बराबर कीमत वाली एक सोने की अंगूठी निकालती है। फिर वह उसे वहां से दफा हो जाने का हुक्म देती है, लेकिन केन ये मानने को तैयार नहीं होता। जब वह लुई से माफी मांगने के लिए मुड़ता है तो वह देखता है कि लुई उस अंगूठी को उठा रहा है। लुई बताता है कि कैसे उसने उसके बेटे की काबिलियत को पहचाना और उससे दोस्ती कर ली। फिर वह पूछता है कि क्या वह केन की बातों को उस सोने की अंगूठी जितना ही कम कीमती समझती है, और यह बात उसे तुरंत गुस्से से भर देती है। उस पर गुस्से से घूरते हुए वे किसी को उसे बाहर फेंक देने का हुक्म देती है और नौकर चाकर तुरंत उसकी आज्ञा मानने के लिए उसके चारों ओर जमा हो जाते हैं। हालांकि केन अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि लुई ने फे को हरा दिया है, लेकिन वह इस बेतुकी बात पर यकीन नहीं करती। लुई इस बात की पुष्टि करता है और ऐलान करता है कि अगर वो केन के आसपास रहेगा तो केन और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता है। उसका ये घमंड केन की माँ को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देता है, लेकिन ठीक उसी पल हवेली का दरवाजा खुलता है और एक तेज हवा नौकरों को रास्ते से हटा देती है। केन के पिता विलियम अंदर आते हैं और लुइस के आत्मविश्वास से भरे ऐलान को दोहराते हैं। केन की माँ घबरा जाती है और तुरंत विलियम से मिन्नतें करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज करते हुए सीधे आगे बढ़ जाता है। केन अपने पिता को झुककर प्रणाम करता है और लुई भी अपना परिचय देने से पहले उन्हें प्रणाम करता है। इस दौरान वह विलियम के उस जबरदस्त ऑरा के बारे में सोच रहा होता है जो प्रिंसिपल एरोनाइन के ऑरे के बिल्कुल बराबर है। विलियम केन से पूछता है कि क्या ये सच है, और केन बताता है कि लुई उससे ज्यादा ताकतवर है। उत्सुक होकर विलियम लुई से इसे साबित करने के लिए कहता है
और तुरंत अपनी जानलेवा नीयत किलिंग इंटेंट को बाहर निकालता है, जो एक खूंखार बाघ का रूप ले लेती है। इससे पहले कि लुई कोई प्रतिक्रिया दे पाता, वह खूंखार औरा तेजी से अपने नुकीले दांत लुई की छाती में गड़ा देता है और लुई को जल्द ही एहसास होता है कि वो सांस नहीं ले पा रहा है। ठीक उसी पल लुई घबरा जाता है कि विलियम सचमुच उसकी जान लेने का इरादा रखता है। अपनी आंखों से उस पर जानलेवा वार करता है और उसकी जबरदस्त इच्छा शक्ति लुई की आत्मा में एक छेद कर देती है। अपने विचारों को समेटने की कोशिश करते हुए लुई को एहसास होता है कि एक ग्रैंड मास्टर की इच्छा शक्ति कितनी भयानक हो सकती है। हालांकि पिछले कुछ सालों में लगातार राक्षसों का शिकार करने की वजह से उसने इस तरह की जानलेवा नियत का सामना करने की एक तरह की प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंस विकसित कर ली है। पूरी तरह से जोश से भरा हुआ उसकी आत्मा का खालीपन उसके जलते हुए इरादों और इच्छा शक्ति से भरने लगता है। उसकी आत्मा की आग भड़क उठती है और विलियम को हैरानी होती है कि वो एक ड्रैगन का रूप ले लेती है। इच्छा शक्तियों की यह टक्कर शुरू होती है और दोनों के बीच थोड़ी देर तक संघर्ष चलता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो कैन जल्दी से लुई को देखता है और इच्छा शक्ति की लड़ाई हारने के बाद उसे उठने में मदद करता है। इसके बाद विलियम लुई से पूछता है कि वह अपने परिवार की रक्षा के लिए शक्ति चाहता है। चेहरे पर कोई भाव दिखाए बिना विलियम जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन केन की कमजोर इच्छा शक्ति के लिए उसे डांटता है और उससे कहता है कि वह लुई से कुछ बातें सीखे। इस बात से नाखुश होकर केन की माँ विलियम से उसके फैसले के बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेरुखी से उसकी बात टाल देता है। राहत महसूस करते हुए केन फिर लुई को तुरंत ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाने का फैसला करता है। औरंका परिवार के मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड में केन अपने माता पिता की तरफ से माफी मांगता है, लेकिन लुई कहता है कि कोई बात नहीं। फिर वह इस बारे में बात करता है कि विलियम कितना सख्त था और केन की काबिलियत को मान करने की कोशिश करता है। हालांकि केन का दावा है कि लुई औरंका परिवार का बेटा बनने के लिए कहीं ज्यादा काबिल है, लेकिन लुई इस पूरी घटना को विलियम द्वारा केन की खातिर उसकी परीक्षा लेने के तौर पर देखता है। वह जोर से सोचता है कि क्या ये विलियम का प्यार जताने का तरीका है, और उसकी बातें केन को पुरानी यादों में ले जाती है। अपनी जिंदगी पर पीछे मुड़कर देखते हुए केन को बचपन में हवेली से बाहर निकलने का ज्यादा मौका नहीं मिलता था और उसके पास खाने, सोने और ट्रेनिंग करने की ही यादें थी। जाहिर है विलियम उसे उसके दादाजी की तरह एक महान ऋषि बनाना चाहता है। केन को जल्द ही एहसास होता है कि वह हमेशा अपने पिता की तारीफ चाहता था, लेकिन इस सफर में हवेली एक जेल बन गई, जबकि उसकी हैसियत और काबिलियत ने उसे जकड़ लिया। वो लड़का बाहर की दुनिया और आजादी के लिए तरसता रहा, ठीक उन पक्षियों की तरह जो पूरे महाद्वीप में उड़ते हैं। बदकिस्मती से वह ऐसी दुनिया के लिए बहुत कमजोर है जहाँ सिर्फ ताकत ही मायने रखती है। जब वो इन्वेंट्री से एक रेपियर तलवार उठाता है तो उसे एहसास होता है कि अपनी तलवार चलाना ही इन बेड़ियों को तोड़ने का एकमात्र तरीका है। इसके बाद केन बताता है कि उसके पिता भी एकेडमी से पढ़े हुए हैं और वो और ज्यादा ताकतवर बनने का फैसला करता है ताकि उसे आजादी से जीने की इजाजत मिल सके। फिर केन लुई की तरफ मुड़ता है, ये उम्मीद करते हुए कि वह उसे ताकतवर बनाएगा, और दोनों दोस्त अपनी लड़ाई शुरू करते हैं। इस बीच विलियम दूर से उन दोनों को देखता है और अपने बटलर से अपनी जांच के नतीजों के बारे में पूछता है। बटलर उसे बताता है कि लुई कोई आम लड़का नहीं है और परीक्षा के दौरान उसके कारनामों के बारे में बताता है। ठीक ये सुनने के बाद कि उसने फे को कैसे हराया और कई मौकों पर प्रिंसिपल एरोनाइन की मदद कैसे हासिल की, विलियम इस नतीजे पर पहुंचता है कि लुई एक मुसीबत खड़ी करने वाला लड़का है। फिर बटलर पूछता है कि उसने लुई को अंदर आने की इजाजत क्यों दी, और विलियम समझाता है कि लोग चुनौतियों का सामना करके अपनी काबिलियत को कैसे निखारते हैं और उन मुश्किलों से उबरने के बाद कैसे आगे बढ़ते हैं। अपनी अंतरात्मा की आवाज पर उसे लगता है कि लुई सचमुच केन को और ज्यादा ताकतवर बनने में मदद कर सकता है। इस बीच लुइस, जो बिना किसी हथियार के लड़ रहा है, केन को पीछे की ओर लात मारता है। केन संभलता है और विंड लंज नाम की एक मार्शल जादुई कला आर्केन स्किल को सक्रिय करता है। वह हवा के जादू से तेज हुई एक फुर्तीली वार वाली चाल के साथ लुइस पर हमला करता है। बदकिस्मती से वह सीधे लुइस की मुट्ठी से टकरा जाता है, जिससे उसका सुंदर चेहरा लगभग बिगड़ ही जाता है। इसके बाद लुइस उस कला की तारीफ करता है, लेकिन उसकी कमियों को भी बताता है। ये सुझाव मिलने के बाद केन को समझ आता है कि फे क्यों लुइस को हरा नहीं पाई थी, लेकिन वो मन ही मन सोचता है कि लुइस उसके चेहरे को इतनी घूर कर क्यों देख रहा है। लुइस उससे तलवार रापियर ले लेता है और पूछता है कि क्या उसे कभी लगा कि उसकी लड़ने की शैली में कुछ गड़बड़ है। लुइस का मतलब न समझ पाने पर केन बताता है कि वह इरांका परिवार की उन तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार में चली आ रही है, और इन्हीं तकनीकों ने उसके पिता और दादा को शक्तिशाली बनाया था। लुइस उसे दूसरे रास्तों के बारे में बताता है और केन सोचता है कि क्या ये रास्ता उसके पूर्वजों के रास्ते से अलग है। ठीक उसी समय लुइस तलवार को वापस अपनी इन्वेंट्री में रख लेता है, केन को एक खंजर दिखाता है और उसे अपने पिता को चौंकाने की योजना बनाने के लिए अपने पास बुलाता है। अचानक ही वे दोनों खंजरों से लैस होकर विलियम पर हमला बोल देते हैं, लेकिन ठीक उससे पहले लुइस एक पल रुककर केन को मार्शल आर्ट में गति स्पीड के महत्व के बारे में समझाता है, एकेडमी की परीक्षा के दौरान हुए स्लाइम टेस्ट का जिक्र करते हुए।
मैं समझा कि गति का मतलब सिर्फ चलना फिरना ही नहीं होता, बल्कि इसमें प्रतिक्रिया का समय, रिएक्शन टाइम और तेजी से फैसले लेने की क्षमता भी शामिल होती है। इत्तेफाक से केन की स्वाभाविक गति उसके हवा वाले गुण विंड एट्रीब्यूट के साथ खूब जमती है, लेकिन नुकीले हथियारों, थ्रस्टिंग वेपन्स का इस्तेमाल करना काफी मुश्किल होता है। लुइस केन को 2 खंजर देता है और उससे कहता है कि जो तरीका उसके पिता और दादा के लिए कारगर रहा, जरूरी नहीं कि वह उसके लिए भी काम करे। फिर वो अंदाजा लगाता है कि शायद यही वजह है कि विलियम ग्रैंड मास्टर का दर्जा हासिल करने के बाद आगे नहीं बढ़ पाया, और वो केन से कहता है कि अपनी प्रतिभा का पूरा फायदा उठाने के लिए उसे लड़ने की एक खास शैली अपनानी चाहिए। लुइस पूछता है कि क्या वो इसके लिए तैयार है, और केन आजादी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लुइस उसके पक्के इरादे की तारीफ करता है और तेजी से समझाता है कि लड़ने की ये नई शैली कैसे काम करती है। इसके बाद वे विलियम पर हमला करने और केन की काबिलियत व उसके पक्के इरादे को सबके सामने लाने की योजना बनाते हैं। कुछ ही देर बाद वे विलियम पर हमला बोल देते हैं और केन तुरंत अपने हवा वाले जादू का सहायक मंत्र सपोर्ट स्पेल एक्सेलरेट सक्रिय कर देते हैं। ये मंत्र उनकी गति को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे वे तेजी से विलियम के करीब पहुंच जाते हैं। अचानक हुई इस तेज हलचल से बटलर घबरा जाता है, लेकिन विलियम उसे शांत करते हुए रोक देता है और बड़ी आसानी से केन के हमले से बच निकलता है। इसके बाद लुइस पलक झपकते ही उसके बगल में पहुंच जाता है, लेकिन विलियम बिना किसी मुश्किल के उन सभी वारों से बच जाता है। इसी दौरान लुइस मन ही मन सोचता है कि खंजर सबसे तेज हथियार होते हैं, और फिर वो उन्हें अपनी युद्ध कौशल की तकनीकों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने का फैसला करता है। ठीक उसी पल लुइस अपनी मार्शल आर्ट की तकनीक बटरफ्लाई स्टेप का इस्तेमाल करता है, इस उम्मीद के साथ कि अपनी जबरदस्त रफ्तार से वो अपने विरोधी को चौंका देगा। बचता रहता है। ये हुनर विलियम को थोड़ा हैरान करता है, लेकिन वह फिर भी हमलों की लहर से बचता रहता है। कैन भी उसकी नकल करता है और खुद को ऊपर उठाने के लिए अपनी हवाई कला का इस्तेमाल करता है। इस अफरा तफरी के बीच उसे अचानक एहसास होता है कि उसका शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा है, और इससे उसे आजादी का ऐसा एहसास मिलता है जैसा उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। ये देखकर कि वो हथियारों के साथ कितना मेल खाता है, वो अपनी लड़ने की तकनीकों और हवा के जादू को मिलाने का फैसला करता है। जैसे ही केन उन्हें मिलाता है, विलियम का ध्यान उस पर जाता है और ये नजारा उसे चौंका देता है। केन अपने इस नए मार्शल तरीके को अपनाता है और एक वार करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, विलियम एक जबरदस्त हमला करता है जो उन परेशान करने वाले लड़कों को पीछे धकेल देता है, और वह गुस्से से केन से पूछता है कि क्या वह अपनी मर्जी साबित करने के लिए कबीले की तकनीकों को छोड़ रहा है। दोनों फिर से एक साथ आते हैं और लुई तुरंत केन से फिर से एक्सिलरेट का इस्तेमाल करने को कहता है। बिना किसी हिचकिचाहट के केन लुई के कंधे को पकड़ता है और दोनों पूरी रफ्तार से हमला जारी रखते हैं। विलियम उनके तालमेल वाले मूवमेंट्स को देखता है, लेकिन उसके बचने के हुनर बिल्कुल ही अलग स्तर के हैं। थोड़ी देर बाद वह केन के एक ब्लेड पर अपना ऑरा डाल देता है, लेकिन केन अपने पिता की पकड़ से छूट जाता है और फिर से पीछे हट जाता है। इससे विलियम भड़क जाता है, जो तुरंत उसे कायर कहता है, लेकिन केन को पीछे हटने के फायदों के बारे में लुई के पहले दिए गए लेक्चर याद आते हैं। वो जल्द ही फिर से संभलता है और अपने पिता का सामना करता है। हालांकि केन फिर से एक बवंडर वाले जादू का इस्तेमाल करके बच निकलता है और लुई के साथ फिर से मिल जाता है। दोनों पीछे से उस पर हमला करते हैं, अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए, इस उम्मीद में कि उनका अगला हमला निशाने पर लगेगा। इससे पहले लुई ने केन को बेसबॉल की एक तकनीक के बारे में सिखाया था, जिसे चेंजअप कहा जाता है। उसने दिखाया था कि कैसे गति में बदलाव करके विरोधियों को धोखा दिया जा सकता है, जिससे धीमी चालें भी खतरनाक लग सकती। उस देरी का उसने समझाया था कि जब इसका सही इस्तेमाल किया जाता है तो ये दुश्मन के तालमेल को बिगाड़ देता है। अगर कोई विरोधी एक पल के लिए भी हिचकिचाता है तो उस देरी का फायदा उठाया जा सकता है। अब दोनों इस तकनीक को अमल में लाते हैं और गति में अप्रत्याशित बदलावों के जरिए विलियम को पस्त करने की कोशिश करते हैं। विलियम उनके हमलों से बड़ी आसानी से बच निकलता है और धीमी गति वाले हमलों को अपने सामने कुछ भी नहीं समझता। लेकिन थोड़ी देर बाद केन का देर से किया गया हमला उसे चौंका देता है। ब्लेड विलियम के कंधे को छूकर निकल जाता है, जिससे उसकी फर को नुकसान पहुंचता है। सफल वार से लड़के उत्साहित हो जाते हैं और वे लगातार हमले जारी रखते हैं, लेकिन उन्हें हैरानी होती है जब विलियम कहता है कि अब बहुत हो गया। वह केन को आदेश देता है कि वह उनके परिवार के नाम को शर्मिंदा न करे और फिर ट्रेनिंग ग्राउंड से चला जाता है। केन, जिसे लगता है कि उसके पिता ने उसे मंजूरी दे दी है, इस बात से बहुत खुश होता है। वह आदेश मान लेता है और विलियम के बटलर के साथ चले जाने पर लुई के साथ जश्न मनाता है। जैसे जैसे वो दूर जाता है, विलियम उन तकनीकों के बारे में सोचता है जिनका इस्तेमाल उन दोनों ने उसके खिलाफ किया था। वार करो और पीछे हटो वाली रणनीति उसके विचारों में बनी रहती है, और रणनीतिक रूप से पीछे हटने का विचार उसे दिलचस्प लगने लगता है। वह एक खंजर प्रकट करता है, ये महसूस करते हुए कि शायद उसने बच्चों से कुछ नया सीखा है। इस बीच लुई को एक ग्रैंड मास्टर से लड़ने का मौका गंवाने का अफसोस होने लगता है, लेकिन केन अपनी पूरी जिंदगी का सबसे अच्छा एहसास महसूस कर रहा होता है, क्योंकि उसके पिता ने पहली बार उसे सराहा था और वो लुई को एक तोहफा देकर इनाम देने का फैसला करता है।
क्योंकि उसी की वजह से ये सब मुमकिन हो पाया था। बाद में अरंका के पारिवारिक पुस्तकालय में किताबों की भारी संख्या देखकर लुई हैरान रह जाता है। तभी के इनामों से भरा एक बक्सा लेकर उसके पास आता है और उसे अपना रास्ता जल्दी खोजने में मदद करने के लिए धन्यवाद देता है। बक्से के अंदर की चीजें देखकर लुई दंग रह जाता है, क्योंकि वे बहुत कीमती है। यह अंदर बेहद कीमती किताबें होती हैं, जिनमें अकादमी के संदर्भ ग्रंथ और जादू के ऐसे दुर्लभ ग्रंथ शामिल होते हैं जिन्हें आम लोग शायद ही कभी देख पाते हैं। यह उम्मीद करते हुए कि ये किताबें लुई के काम आएंगी, केन उसे वे किताबें देता है जो बुनियादी माना सिद्धांत और माना गुण सिद्धांत सिखाती है। इसके बाद वह उसे जादू और मार्शल आर्ट के बीच के विभाजन के बारे में कुछ सुझाव भी देता है। इसके अलावा केन लुई को जादू जागरण अनुष्ठान के बारे में भी बताता है। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जिसे सभी नए छात्रों को गुजरना अनिवार्य होता है। माना जाता है कि यह एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें कोई व्यक्ति गाइया की प्रतिमा के माध्यम से तत्वों को महसूस करता है और चर्च के मंदिर में इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए 10 सोने के सिक्कों का शुल्क लगता है। लेकिन लुई की किस्मत अच्छी होती है कि अकादमी में यह अनुष्ठान मुफ्त में होता है। केन अकादमी की विभिन्न फीसों और भविष्य के खर्चों की भी सूची देता है और लुई से आग्रह करता है कि वह इन तोहफों को स्वीकार कर ले और जब भी उसे मदद की जरूरत हो तो बेझिझक उस पर भरोसा करे। इसके तुरंत बाद लुई उन तोहफों को स्वीकार कर लेता है और केन के कहने पर वे दोनों अपनी पिछली शर्त को भी समाप्त मान लेते हैं। लुई को एहसास होता है कि अब उसे पैसे कमाना शुरू कर देना चाहिए और उसे जूलियन द्वारा बताई गई जादुई औषधिशाला मैजिक फार्मेसी की बात याद आती है। अचानक उसे ये भी याद आता है कि वह अपने पिछले जीवन के ज्ञान का उपयोग करके कई उपयोगी चीजों का आविष्कार कर सकता है और इस तरह वह तेजी से पैसे कमा सकता है। इसी सोच के साथ लुइस केन से उसके परिवार के मर्चेंट गिल्ड से जुड़ाव के बारे में पूछता है और केन उत्सुकता से जानना चाहता है कि उसके पूछने की वजह क्या है, लेकिन लुइस उससे यह बात राज रखता है, ये कहते हुए कि उसे जल्द ही पता चल जाएगा। एक हफ्ते बाद नए छात्रों का कैंड्रे आर्केनिस्ट एकेडमी में स्वागत किया जाता है। जैसे ही लुइस पूरे आत्मविश्वास के साथ स्कूल के मैदान में कदम रखता है, रोज जो दूसरे साल की छात्रा है को उसके कोलोन की महक आती है कि उसका किसी रईस परिवार से जरूर कोई रिश्ता होगा। आखिर उसने इतना ट्रेंडी और महंगा कोलोन जो लगाया हो बूढ़े हो जाए, वह तुरंत उससे घुल मिल जाती है और उसे स्कूल घुमाने का प्रस्ताव देती है। जैसे ही रोज उसे अंदर ले जाती है, वह उसे बताती है कि सम्राट के बूढ़े हो जाने के कारण शाही वारिस अकादमी में रईसों और बड़े परिवारों के साथ झगड़ रहे हैं। ये सब प्रिंसिपल की वजह से है कि ऊपर से सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे शैक्षिक संसाधनों के लिए एक जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। इस वजह से कोई भी छात्र जिसे निशाना बनाया जाता है उसे निष्कासित किया जा सकता है। इसके बाद रोज उसके गाल को छूती है और उससे पूछती है कि उसका परिवार किसका समर्थन करता है, लेकिन ब्रायन नाम का एक लड़का वहां आ जाता है और लुई को एक आम आदमी कहता है जिसने परीक्षा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे रोज हैरान रह जाती है क्योंकि लुई ने जो परफ्यूम लगाया हुआ था वह ऐसा नहीं था जिसे कोई भी खरीद सके, इसलिए वो गुस्सा हो जाती है। फिर लुई ब्रायन से हाथ मिलाता है और ब्रायन उसे बताता है कि ये अकादमी एक छोटा साम्राज्य है और लुई को रोज जैसे कई लोगों का सामना करना पड़ेगा। अचानक केन लुई को आवाज देता है और जैसे ही ब्रायन उसे देखता है वह वहां से चला जाता है। हैरान होकर केन लुई से पूछता है कि उसने ब्रायन से क्या बात की और लुई बताता है कि उन्होंने बस एक दूसरे का अभिवादन किया था। वहां उसे पता चलता है कि ब्रायन चांसलर का बेटा है। उनके पीछे से दो जाने पहचाने चेहरे सामने आते हैं। उनमें से एक डे ब्रायन को कमजोर इच्छा शक्ति वाला कहती है और कहती है कि वे उसे पसंद नहीं करती। केन उस पर गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाता है कि वे परोक्ष रूप से उसे कमजोर कह रही है। वह केन से कहती है कि वह उसे तभी स्वीकार करेगी जब वह लुई जितना ही ताकतवर होगा। उसे देखकर लुई परीक्षा में मदद करने के लिए उसे धन्यवाद देता है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देती है और कहती है कि वह अपनी खुद की ताकत पर पास हुआ है। वह उसकी ओर अपनी मुट्ठी उठाती है और कसम खाती है कि अगली बार जब वे लड़ेंगे तो वही जीतेगी। और इससे केन परेशान हो जाता है, इसलिए वो उस पर चिल्लाता है कि वे उसे नजरअंदाज कर रही है। थोड़ी कहा सुनी के बाद मिलियाना डे को वहां से खींच ले जाती और उससे कहती है कि उन्हें अपना पंजीकरण पूरा करना है। उनके जाते ही केन लुई को सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा थैला देता है और कहता है कि ये लुई का हिस्सा है। लुई ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसने केन को जो निर्देश दिए थे उनसे वे इतनी ज्यादा कमाई कर सकते थे। दरअसल कुछ समय पहले केन लुई से मिलने आया था और लुई अपने बनाए हुए परफ्यूम के सैंपल लेकर बर्न विलेज ट्रेडिंग कंपनी गया था। शुरू में केन को इतना यकीन नहीं था कि इतनी अच्छी खुशबू वाली चीज इतनी अच्छी बिकेगी, लेकिन अब उस कोलोन की सफलता देखने के बाद वह सोचता है कि क्या उसे अपनी माँ को भी इसे आजमाने के लिए कहना चाहिए। इसके साथ ही वे इस राज को अपने तक ही रखने का फैसला करते हैं और वे अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए स्टूडेंट रिसेप्शन की ओर चल पड़ते हैं। देखते ही देखते लुइस को एक क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है और लाइन में खड़े रईस लोग इस बात से नाराज हो जाते हैं कि वे उनका क्लासमेट बन गया है। इसलिए वे आपस में फुसफुसाते हैं कि उसने अंदर आने के लिए पक्का 10 और फेस सक्सेस का इस्तेमाल किया है।
उनकी बातें सुनने के बाद लुइस को पता चलता है कि शीत को स्कूल से निकाल दिया गया है। इसलिए वह कैन से इसके बारे में पूछता है और कैन उसे बताता है कि उस दिन हमला करने वाले हत्यारों के पीछे शीत का ही हाथ था। और जब स्कूल को इस बारे में पता चला तो प्रिंसिपल ने उसे निकाल दिया, ये जानकर कि शीत ही वह आदमी था जिसने उसे लगभग मरवा ही दिया था। लुइस तुरंत गुस्से से भौहें सिकोड़ लेता है। लेकिन मानो इतना ही काफी न हो, केन छात्रों के एक समूह की ओर इशारा करता है और लुइस से कहता है कि शीत का एक बड़ा भाई है जिसका नाम जेस है और उन्हें नहीं पता कि वह क्या करेगा। इसलिए बेहतर यही है कि लुइस केन के आसपास ही रहे। जेस और उसके चमचे लुइस को देते हैं, लेकिन जेस मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो बस शुरुआत है। वह कसम खाता है कि वह ये पक्का करेगा कि लुइस धीरे धीरे निराशा का स्वाद चखे। उसी दिन बाद में एकेडमी के बड़े हॉल में प्रिंसिपल नए छात्रों का स्वागत करते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं। उन्हें जोश दिलाने वाली बातें कहने के बाद वह नील को नए छात्रों के प्रतिनिधि के तौर पर मंच पर भाषण देने के लिए बुलाते हैं। सभी को हैरानी होती है जब वह विशालकाय लड़का बिना कपड़ों के अपनी बड़ी सी कुल्हाड़ी लिए मंच पर आता है और अपनी जानलेवा आक्रामकता जाहिर करता है, लेकिन एरोनायन उन्हें रोक देता है। फिर नील छात्रों पर चिल्लाता है और उन्हें बेवकूफ कहता है और उन्हें बताता है कि उसका मकसद उनमें से हर एक को बुरी तरह पीटना है। वे तुरंत उस पर गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर जवाब देते हैं कि वे खुद को कोई बड़ा तोप क्यों समझ रहा है, लेकिन नील अपनी बेइज्जती करना जारी रखता है। नील का ये ड्रामा देखकर ही उसका नया होम रूम टीचर, जो जानता है कि आगे क्या होने वाला है, शिकायत करना शुरू कर देता है, लेकिन एरोनयन उसे शांत कर देता है। अचानक नील अपनी कुल्हाड़ी भीड़ में फेंक देता है और चिल्लाकर कहता है कि उन छात्रों में से कोई एक उसका मुख्य निशाना है। वह चीज ठीक लू के सामने जोर से गिरती है और उसी पल नील तेजी से आगे बढ़ता है और कुल्हाड़ी के हत्थे पर बैठ जाता है। वह लुई का नाम पुकारता है और उसे ऐसे देखता है जैसे वो उसका खाना हो। फिर वह ऐलान करता है कि वे लड़ने वाले हैं। केन तुरंत बीच में टोकते हुए नील को याद दिलाता है कि दाखिला समारोह अभी भी चल रहा है। वह नील का रास्ता रोकने की कोशिश करता है और उस जोर जबरदस्ती करने वाले पर चिल्ला कर कहता है कि वह लुई से दूर रहे, लेकिन फिर नील लुई से बात करना जारी रखता है और उससे पूछता है कि क्या वह उसके बगल में खड़े उस बड़बोले आदमी जैसा तो नहीं है जो सिर्फ भौंकता है, काटता नहीं। गुस्सा होकर के नील पर भड़क जाता है, लेकिन लुई उसे रोक लेता है और उसे शांत होने के लिए कहता है। दूसरी तरफ नील काफी उत्साहित है और वह उनसे कहता है कि उसे उन दोनों से लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। हालात को शांत करने के लिए ब्रायन वहां आता है और नील को सलाह देता है कि वे लुई के साथ मिलजुल कर रहे। आखिरकार वे दोनों ही आम लोग हैं, लेकिन हुनरमंद है और अगर नील इसी तरह बर्ताव करता रहा तो वो एकेडमी में ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। एक ही नजर में नील ब्रायन को दफा हो जाने को कहता है और उसे एक छोटा मोटा आदमी कहकर टाल देता है जिसमें उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। ब्रायन को तुरंत बुरा लग जाता है और दूसरे रईस लोग ये नतीजा निकालते हैं कि आम लोगों को एकेडमी में आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनमें तमीज नहीं होती। केन ब्रायन पर हंसता है कि उसने यहाँ आकर खुद को शर्मिंदा किया है। फिर वह अपनी उंगलियों की हड्डियां चटकाता है और नील से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बदकिस्मती से एक टीचर वहां आ जाता है और नील को रोक देता है। वह उन्हें बताता है कि टेस्ट और टूर्नामेंट को छोड़कर छात्रों के बीच लड़ाई झगड़ा मना है और अगर लड़ाई होती भी है तो वहां किसी टीचर का मौजूद होना जरूरी है। अगर वे कभी भी इस नियम को तोड़ते हैं तो उस छात्र को एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। ये समझते हुए कि यूं ही किसी से भी लड़ाई मोल लेने पर उसे एकेडमी से निकाला जा सकता है, नील हंसता है और मान लेता है कि यह एक बड़ी मुसीबत होगी। इसलिए वह अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और ऐलान करता है कि उनकी लड़ाई अभी के लिए टाल दी गई है। वहां से जाने से पहले वह लुइस से कहता है कि वे उसका इंतजार करे। ठीक उसके बाद टीचर सभी को जाने का इशारा करता है और उन्हें बताता है कि उनकी क्लासें अगले दिन से शुरू होंगी। उलझन में पड़ा लुइस सोचता है कि आखिर नील उससे लड़ाई क्यों करना चाहता है। इस पर केन इसका सारा इल्जाम फे पर डाल देता है और उसे अक्ल की कच्ची मसलहेड कहता है। फे तुरंत केन पर हमला कर देती है क्योंकि उसकी वजह से केन और लुइस दोनों ही एकेडमी से निकाले जाने की कगार पर पहुंच गए थे। फिर वह लुइस से माफी मांगती है और मान लेती है कि ये सब उसकी ही गलती है क्योंकि उसने ही आखिरी इम्तिहानों के दौरान नील से लड़ाई की थी। उस समय खत्म हो जाने की वजह से उनकी लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकला था, टाई हो गई थी। लेकिन जब नील को यह पता चला कि फे लुइस से हार गई थी, तब से ही वह लुइस से लड़ने के लिए बेताब था। शुक्र है कि जब नील ने लुइस को ताना मारा था तब लुइस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अगर वो ऐसा करता तो उसके एकेडमी से निकाले जाने पर फे को बहुत बुरा लगता। कुछ ही पलों में केन लुइस को वहां से खींचकर दूर ले जाता है और उसे बताता है कि बाकी छात्र उन दोनों से नफरत करते हैं। उसी दिन बाद में एकेडमी की दुकान पर पहुंचकर लुइस लगभग घबरा ही जाता है जब वह देखता है कि वहां बिकने वाली चीजें कितनी ज्यादा महंगी हैं।
दुकान का कर्मचारी उसे ऐसे तकिए दिखाने लगता है जिनकी कीमत कई चांदी के सिक्कों से लेकर सोने के सिक्कों तक है। ये देखकर वो बेचारा लड़का हिसाब लगाने लगता है कि एकेडमी में कीमती सिक्कों को कितनी मामूली चीजों पर यूं ही खर्च कर दिया जाता है। उसे हैरानी तब होती है जब केन उसे बताता है कि ये चीजें महंगी नहीं है और लुइस को अपनी रोजमर्रा की जरूरत का सारा सामान यहीं से खरीदना होगा। अचानक ये एहसास होने पर लुई को समझ आता है कि सिक्के और क्रेडिट कितने जरूरी है। वह कंजूस लड़का सबसे सस्ती स्टार्टर किट खरीदता है। फिर वह कोलोन बेचकर पैसे कमाने के लिए अपनी किस्मत को धन्यवाद देता है। वह बाकी बचे पैसे अनाथालय भेजने का भी प्लान बनाता है। दुकान पर बिक रही चीजों के सेट देखने के बाद लुई को लगता है कि उसे पैसे कमाने के दूसरे तरीके भी खोजने होंगे। जब लड़कियां अपने डॉर्मेट्री की ओर जाती हैं तो फे उन्हें विदा करती है और लुई से कहती है कि वह अगले दिन उसके जादू जगाने की सेरेमनी में जरूर आएगी। वह उन्हें कूलर ले जाते हुए देखता है और उन चीजों की ओर आकर्षित हो जाता है, इसलिए वह उन्हें खरीदने के लिए और ज्यादा मेहनत करने का पक्का इरादा कर लेता है। बाद में डॉर्मेट्री में लुई अपने कमरे में जाता है और उम्मीद करता है कि उसे रूममेट के तौर पर कोई चालबाज लड़का न मिल जाए। जैसे ही वह कमरे में घुसने वाला होता है वह देखता है कि किसी का तकिया और गद्दा कमरे के बाहर फेंक दिया गया है, इसलिए वह अंदर झांकता है और देखता है कि कुछ रईस लड़के एक छात्र को तंग कर रहे हैं। वे उस छात्र पर गुस्से से चिल्लाते हैं लेकिन वे लड़का चुप रहता है। तभी उनमें से एक लड़का उसका कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन लुई उस गुंडे के हाथ की एक खास नस को छू देता है और जब लुई उन्हें याद दिलाता है कि आपस में लड़ना मना है तो घायल हाथ वाला रईस लड़का अपना बचाव करते हुए कहता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर वह लुई पर हमला करने की कोशिश करता है क्योंकि लुई ने उसे दर्द पहुंचाया था, लेकिन लुई उस लड़के की हथेली पर वार करता है और नसें गुंडे के हाथ पर काबू पा लेती है, जिससे उसका हाथ उसके ही चमचे के चेहरे पर जा लगता है। फिर लुई उनसे पूछता है कि उसने किसी को कब मारा और वे हैरान रह जाते हैं, इसलिए वह गुंडे के पैर की एक खास नस पर वार करता है और वह लड़का गलती से अपने दूसरे चमचे को लात मार देता है। जब गुंडा ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर हो क्या रहा है तो लुई उस पर आखिरी बार वार करता है और वह लड़का अपने दोस्तों के ऊपर गिर पड़ता है। वह बिगड़ेल लड़का सारी बातें जोड़कर समझ जाता है कि ये सब लुई ही कर रहा है, लेकिन लुई इससे इनकार कर देता है। वह लड़का जिद करता है और कहता है कि लुई ही उसके शरीर को कंट्रोल कर रहा है और वह लुई को एक राक्षस कहता है। लुई उसे घूर कर देखता है और वो लड़का डर के मारे कांपने लगता है। किस्मत से वह छोटा कद वाला शांत रहने वाला छात्र लुई को इस मामले को और आगे बढ़ाने से रोक लेता है। लुइस फिर सुझाव देती है कि अगर उन बदमाशी करने वालों को कोई दिक्कत है तो वे प्रिंसिपल से शिकायत कर सकते हैं। ये सुनते ही वे तुरंत वहां से भाग खड़े होते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि उन्हें जलील करने की कीमत लुइस को चुकानी पड़ेगी। उनके जाने के बाद लुइस अपना परिचय कारा से करवाता है और उस लड़के द्वारा उठाए गए फोटोन गद्दे से उसे कारा का नाम पता चलता है, लेकिन वह लड़का उसे नजरअंदाज करके अंदर चला जाता है। लुइस को बुरा नहीं लगता क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि कारा बहुत ज्यादा शर्मीली है, इसलिए वो कमरे को ठीक ठाक करता है और उम्मीद करता है कि अगले दिन होने वाले अनुष्ठान में कुछ भी अजीबोगरीब ना हो। इसी बीच देवी की मूर्ति से कुछ ही दूरी पर लोगों के कुछ समूह मिलकर एक जाल बिछाते हैं। अगले दिन देवी के मंदिर में जो नए छात्र अपनी जादुई शक्तियों को जगाने के लिए वहां आते हैं वे अपनी दुनिया की देवी गाइया की विशाल मूर्ति को एकटक निहारते रह जाते हैं। फिर इंस्ट्रक्टर बताता है कि कैसे एक बार गाया ने इंसानों और राक्षसों के एक साथ रहने के लिए दुनिया बनाई थी, लेकिन राक्षसों ने अपनी जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और आसमान, जमीन और समुद्र पर कब्जा कर लिया। इसी वजह से उनके बीच हुई खूनी लड़ाई ने पूरी दुनिया को खून से नहला दिया और इस अफरा तफरी से इंसान भी बच नहीं पाए। इससे गाया को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने उन इंसानों को अपना आशीर्वाद दिया जिनके पास जादुई ताकत नहीं थी और उन इंसानों ने दुनिया के 4 तत्वों को समझ लिया। उसी से उन्होंने मार्शल आर्केन की नींव रखी और कई लड़ाइयों के बाद उन्होंने अपने दुश्मनों को हरा दिया और दुनिया के नए शासक बन गए। फिर इंस्ट्रक्टर छात्रों को बताता है कि उन्हें भी देवी का आशीर्वाद मिलेगा और वे भी जादू जगा पाएंगे। उसकी कहानी सुनने के बाद लोई का चेहरा गंभीर हो जाता है और वह सोचता है कि इंस्ट्रक्टर ने पहले हीरो का जिक्र क्यों नहीं किया। कारा उसे देखती है, लेकिन तभी अचानक इंस्ट्रक्टर उन्हें बुलाता है और उन्हें अपने पीछे आने को कहता है। वह आदमी उन्हें कुछ खास टाइल्स के पास ले जाता है और उन्हें उन पर बैठने का निर्देश देता है, क्योंकि अगर उनमें जादू की प्रतिभा होगी तो वे तत्वों को महसूस कर पाएंगे, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो एकेडमी को उनकी कोई जरूरत नहीं है। वो आदमी ये सब कहते हुए लोई को घूर रहा था और कुछ ही देर बाद उसने बाकी लोगों को भी बैठने का निर्देश दिया। लोई ने इंस्ट्रक्टर की घूराहट को नोटिस किया और उसे ये सोचकर हैरानी हुई कि कहीं वे आदमी उससे नफरत तो नहीं करता। जब सब लोग बैठ जाते हैं तो इंस्ट्रक्टर उन्हें बताता है कि कैसे 4 तत्व ही उनकी दुनिया की नींव हैं और उन्हें समझने के लिए उन्हें अपने दिमाग को तेज करना होगा। यह कहकर वह मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और फिर तत्वों के प्रतीक मूर्ति को रोशन कर देते हैं और यह देखकर छात्र हैरान रह जाते हैं। वे देखते हैं कि देवी का एक विशाल रूप अंतरिक्ष में तैर रहा है और उसके चारों ओर कई तत्वों के बुलबुले बिखरे हुए हैं।
जैसे जैसे वे ध्यान लगाते हैं, कई छात्रों को 4 तत्वों में से कोई एक तत्व मिल जाता है। कुछ लोग खुश होते हैं तो कुछ शिकायत करते हैं, क्योंकि उन्हें जो तत्व मिला था वह उनके चुने हुए करियर के रास्ते के हिसाब से सही नहीं था। अचानक नील 2 तत्वों से बने आके एक बवंडर से घिर जाता है, और हर कोई ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसे पृथ्वी और अग्नि दोनों ही तत्वों की शक्तियां मिली है। इस मौके पर वे सोचने लगते हैं कि क्या नील सच में कोई जीनियस है जो दोनों तत्वों को अपनी मर्जी से चला सकता है। जोश में आकर वह हट्टा-कट्टा लड़का अपनी आग जलाता है और खुशी से झूम उठता है, और साथ ही तत्वों को अपनी बात मानने का हुक्म देता है। फिर वह लोई की तरफ देखता है और ऐलान करता है कि अगर लोई जादू नहीं जगा पाया तो वह उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो वह कहता है कि लुई को उसे निराश नहीं करना चाहिए। बाकी लोग भी उसी दिशा में देखते हैं और उन्हें उम्मीद होती है कि लुई भी उन्हें चौंका देगा, लेकिन वे देखते हैं कि लुई के आसपास कोई तत्व एलिमेंट्स नहीं है। दूसरी तरफ वह बेचारा लड़का बहुत ज्यादा ध्यान लगाता है और सोचता है कि वह कुछ क्यों नहीं भेज पा रहा है। पहले तो वह सोचता है कि शायद इसलिए क्योंकि वह इस दुनिया का नहीं है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि जब उसने केन के साथ मुकाबला किया था तो उसे थोड़ी अजीब शक्ति महसूस हुई थी। अभी लुई को ऐसा लग रहा है जैसे उसका दिमाग दूषित हो रहा है, इसलिए वह ऐलान करता है कि उसकी इच्छा शक्ति इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। लड़का जोर से चीखता है और उस मानसिक बंधन को तोड़ देता है, जिससे उसके विचार आजाद हो जाते हैं। तुरंत ही उसके चारों ओर 4 अलग अलग रंगों की रोशनी जमा हो जाती है, और यह देखकर प्रशिक्षक हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे याद है कि उसने उस टाइल पर एक जादुई घेरा बनाया था जिस पर लुई बैठा था, ताकि लड़के के दिमाग को बाहरी दुनिया से अलग किया जा सके। फिर लुई उन रोशनी के रंगों में से किसी एक को छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे दूर भाग जाता है। फिर वह बार बार उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। उलझन में पड़ा लड़का सोचता है कि वह उन्हें महसूस तो कर पा रहा है, लेकिन छू क्यों नहीं पा रहा है। प्रशिक्षक, जो अभी भी उसे देख रहा है, मुस्कुराता है और मन ही मन सोचता है कि अगर लुई को लगता है कि मानसिक बाधा से बच निकलना ही उसके जागृत होने के लिए काफी है, तो वह पूरी तरह से गलत है। वह संदिग्धात में बताता है कि उसने लुई के लिए उस कैद करने वाले घेरे और जादू रोधी गोले का इस्तेमाल क्यों किया था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि लुई पूरी तरह से खत्म हो जाए, और चूंकि उन्होंने इसके लिए प्रशिक्षक को पैसे दिए थे, इसलिए वे पीछे नहीं हट सकता था। इसलिए वे उस अनुष्ठान के खत्म होने का इंतजार करता है ताकि लुई पूरी तरह से निराश हो जाए। कई घंटों बाद बाकी छात्र चले जाते हैं, लेकिन लुई और कारा अभी भी ध्यान कर रहे होते हैं। इस पर वहां मौजूद रईस लोग लुई का मजाक उड़ाते हैं और उसे एक नाकारा कहते हैं। दूसरी तरफ कारा को कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है, इसलिए वो लुई को बताता है कि उसकी टाइलों के नीचे एक जाल बिछा हुआ है। बिना समय बर्बाद किए लुई जोर से वार करके उस टाइल को तोड़ देता है, और उसके ठीक नीचे उसे वह जादू रोधी गोला दिखाई देता है। उलझन में पड़ा वो लड़का सोचता है कि आखिर ये गोला क्या चीज है, लेकिन कारा, जो वहां से बाहर निकल रहा होता है, लुई से कहता है कि वह जल्दी करे। हालांकि लुई के मन में उस गोले को लेकर बहुत जिज्ञासा होती है, फिर भी वह टूटी हुई टाइलों से दूर हट जाता है और अपना ध्यान केंद्रित करता है। और ठीक उसी पल मंदिर में बचे हुए छात्र ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि लुईसी के चारों ओर 4 अलग अलग रंगों की रोशनी का एक भंवर सा बन रहा है। हैरानी में डूबे हुए प्रशिक्षक ये सोचने लगते हैं कि लुई आखिर जागने में कामयाब कैसे हो गया, क्योंकि एक मास्टर के लिए भी उस घेराबंदी वाले चक्र और जादू निषेध गोले को तोड़ पाना नामुमकिन सा होना चाहिए। इसके बाद वो आदमी कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक ही कहीं से प्रिंसिपल अरोनियन वहां आ जाते हैं और उसे पीछे हट जाने का आदेश देते हैं। जिन छात्रों ने लुई को जागते हुए नहीं देखा था, वे प्रिंसिपल को वहां देखकर हैरान रह जाते हैं। इसलिए वे यह अंदाजा लगाते हैं कि प्रिंसिपल शायद लुई को देखने आए हैं, जो काफी समय से जागने के लिए संघर्ष कर रहा था। कुछ छात्रों के मन में तो यह सवाल भी उठता है कि कहीं लुई और प्रिंसिपल के बीच कोई गहरा राज तो नहीं छिपा है। जैसे ही इंस्ट्रक्टर अरोनियन को जाते हुए देखता है, वह मन ही मन बड़बड़ाता है, क्योंकि प्रिंसिपल के आ जाने से उनकी योजना नाकाम हो गई थी। इसलिए उसी शाम बाद में वह जेस से मिलता है और उसे बताता है कि उनकी योजना फेल हो गई है। साथ ही एहतियात के तौर पर इंस्ट्रक्टर जेस को चेतावनी देता है कि फिलहाल वो उससे संपर्क न करे। जेस बस लुई को बच निकलने के लिए गालियां ही दे सकता है। इस बीच मंदिर में अरोनियन काइली से संपर्क करता है और उसे सिड की हरकतों पर नजर रखने के लिए कहता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई बाहरी व्यक्ति उनकी अकादमी में हंगामा मचाए। रुकावट दूर करने के बाद अरोनियन लुई पर नजर रखता है और उस लड़के को छोड़ देता है, ताकि वो खुद ही ये सीख सके कि तत्वों को कैसे नियंत्रित किया जाए। दूसरी ओर लुई प्रकाश के गोलों को देखता है और गौर करता है कि वे बिल्कुल वैसे ही है जैसा केन ने बताया था। उस समय जब केन उसे तत्वों के बारे में सिखा रहा था, लुई को पता चला था कि राक्षस जन्म से ही तत्वों का उपयोग क्यों कर पाते हैं, इंसानों के विपरीत, जिन्हें तत्वों को जगाने की जरूरत पड़ती है। इसका कारण ये है कि उनके शरीर में जादुई क्रिस्टल होते हैं। हर क्रिस्टल में अलग अलग तत्वों की शक्तियां होती हैं
और यही कारण है कि ये राक्षस अलग अलग तत्वों को नियंत्रित कर पाते हैं। जहाँ तक इंसानों की बात है, जब कोई तत्व उनके पास आता है तो वे जागृति अनुष्ठान करते हैं, और जब तक वे अपने आसपास के तत्वों को नियंत्रित नहीं कर लेते तब तक वे जादू का उपयोग नहीं कर सकते। केन ने लुई की ओर एक जादुई क्रिस्टल उछाला और समझाया कि किसी तत्व द्वारा स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद व्यक्ति को अपने मन और शरीर को प्रशिक्षित करना पड़ता है। उत्सुक होकर लुई ने पूछा कि क्या यह जादुई क्रिस्टल ही असल में तत्व है, लेकिन केन ने उसे बताया कि इस दुनिया की हर चीज तत्वों से ही बनी है। जब लुई अपनी आंखें खोलता है तो वह देखता है कि जल तत्व उसकी ओर बढ़ रहा है, इसलिए वह उसे छूने की कोशिश करता है। इस बार वो कर्ण उससे दूर नहीं हटता, और जब लुई उसे छूता है तो उसे समुद्री जीवों की अपार शक्ति का एहसास होता है और उसे पता चलता है कि इस दुनिया का मूल तत्व गाइया की इच्छा से ही प्रकट होता है। लुई के चारों ओर बना भंवर वॉर्टेक्स बेकाबू होकर तेजी से घूमने लगता है। ये देखकर अरोनियन, जो लुई पर पैनी नजर रखे हुए था, तुरंत देवी का सुरक्षा कवच गॉडेस बैरियर सील सक्रिय कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप देवी लुई को एक ऐसे सुरक्षा कवच में कैद कर लेती है जो 4 मुख्य तत्वों से मिलकर बना होता है। तुरंत ही लुई के बालों का रंग डाई फीका पड़ जाता है और उसके असली काले बाल सबके सामने आ जाते हैं। शुक्र है कि उस सुरक्षा कवच से इतनी तेज रोशनी निकलती है कि हैरान परेशान छात्र लुई को देख नहीं पाते। उन्हें बस इस बात की चिंता है कि उसने इतनी बड़ी जादुई लहर क्यों पैदा की और प्रिंसिपल ने उसे सील करने का फैसला क्यों किया। बैरियर को बनाए रखते हुए अरोनियन लुई पर चिल्लाता है कि वह शांत हो जाए और अपने आसपास के माहौल से प्रभावित न हो। लुइस अरोनियन की बातें सुनता है और आखिरकार शांत हो जाता है। इस बार वह तत्वों को ध्यान से देखता है और उसे एहसास होता है कि वे विज्ञान के मूल कणों एलिमेंट्री पार्टिकल से काफी मिलते जुलते हैं। इसलिए वह उनकी फ्रीक्वेंसी बदलकर अपनी थ्योरी को आजमाता है, और उसी पल रोशनी का गोला फूट पड़ता है और तत्व अपने प्रतीक दिखाते हैं। ठीक तभी भंवर तेजी से घूमने लगता है और इससे अरोनियन और आसपास के छात्र इतने घबरा जाते हैं कि वे मान लेते हैं कि लुइस का ऑरा नेल के ऑरा से कहीं ज्यादा डरावना है। ये देखकर कि लुइस बेकाबू नहीं हो रहा है, अरोनियन उसकी तारीफ करता है कि उसने उसकी कल्पना से भी बढ़कर काम किया है। तत्वों को करीब से देखते हुए लाई इस नतीजे पर पहुंचता है कि जादुई तत्व मैजिकल एसेंस बिल्कुल मूल कणों जैसा ही है, और इसकी बदौलत इसका मतलब यह है कि इंसान भी राक्षसों की तरह ही आसानी से जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही वह तत्व को अपने अंदर सोख लेता है और ध्यान देता है कि मूल कणों की तरह ही ये तत्व भी लगातार गति में रहते हैं, जिसका मतलब है कि उनकी गति को चीचे के प्रवाह और सांस लेने की प्रक्रिया के साथ तालमेल बिठाकर तत्वों का संचार और भी ज्यादा सुचारू हो जाता है। और अगर ऐसा है तो लुई शायद अपने शरीर के अंदर एक जादुई क्रिस्टल बना पाए और चियोंग तकनीकों की तरह जादू का इस्तेमाल कर पाए। लुइस पूरी एकाग्रता से ध्यान लगाता है और उसकी आंख में एक क्रिस्टल जैसा आकार बन जाता है। तुरंत ही उसके चारों ओर बर्फ के क्रिस्टल उगाते हैं और उसे रोकने के लिए बनाया गया बैरियर टुकड़ों में टूट जाता है। अरोनियन लुइस की इस क्षमता को देखकर हैरान रह जाता है, और जब वह लुई को हवा के जादू का इस्तेमाल करके हवा में उड़ते हुए देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इस दृश्य को देख रहे दूसरे छात्र अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और मदद के लिए चिल्लाते हैं, क्योंकि उनके पीछे तेजी से बर्फ के क्रिस्टल उगने लगते हैं और आखिरकार वे पूरी तरह से जम जाते हैं। आगे क्या होगा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।